हाँ जी। नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं। स्वागत है आप सभी का द मैथ्स 247 में। मेरा नाम है कुमार पिंटू विश्वकर्मा। आज की इस वीडियो में इस योगाभ्यास के प्रैक्टिस सेट नंबर 21 में आप सभी का स्वागत है। और आज का प्रैक्टिस सेट देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, हमारा जो प्रैक्टिस सेट करना बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे बस केवल और केवल क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ पे आपको कई सारी चीज़ जो है नई सीखने को मिलेगी। आज की इस युद्धाभ्यास की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और ये जो सीरीज आपकी चल रही है दोस्तों, इसमें हम मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। ये हमारा आज का 21 नंबर का प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। अगर आप लोगों ने 20 जो प्रैक्टिस सेट हमारे हो चुके हैं, अगर आप लोगों ने वो प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं और अगर आप नए आए हो इस चैनल पे, तो आप पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपने वो प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं दोस्तों, तो आप इसी चैनल की वीडियो सेक्शन में जाके आप अपने प्रैक्टिस सेट को कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस सेट आपके यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसमें देखोगे आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे, वो आपके क्वेश्चन जो रहेंगे वो दोस्तों आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, जो इन एग्जाम में आने वाले हैं। आप लोग अच्छे से इस प्रैक्टिस सेट को करना और अपना वीडियो के अंत में जो अपने क्वेश्चन आपके होंगे, आप जितने क्वेश्चन आप सही कर पाओ, अपना कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताना। अपने क्वेश्चंस का जरूर बताना कि आपके इतने क्वेश्चन सही हो चुके हैं। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। और उससे पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज की इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें सीखने को मिलेंगी। कुछ नई चीज़ें भी सीखने को मिलेंगी और कुछ चीज़ें रिपीट भी आपकी होंगी। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 1 क्या है? संख्या 1624 की पावर 24 के इकाई अंक पर कौन सा अंक होगा, ये आपको बताना है। तो इकाई अंक पे कौन सा अंक होगा, मैं आपको एक बार एक ही बहुत ही सिंपल वे में आपको एक बार बता देता हूँ। ये 4 हो जाएगा हमारा और 4 की पावर आपकी हो जाएगी कितनी? 24। 4 की पावर अगर सम होती है, 4 की पावर आप ध्यान रखना, अगर 4 की पावर क्या होती है, अगर 4 की पावर इवन होती है, इवन का मतलब आप सभी लोग जानते हैं सम होती है, तो इसका जो यूनिट डिजिट आता है दोस्तों, वो आता है 6। और अगर 4 की पावर ओड होती है, ओड, अगर 4 की पावर ओड होती है तो इसका यूनिट डिजिट आता है 4। आप बोलोगे भैया ये बात आपने कैसे बता दी, ये तो हमें पता ही नहीं। लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा हर चीज और बहुत अच्छे तरीके से चीजें बताऊंगा। 4 की पावर 28 है तो इसका मतलब ये सम पावर है, तो इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 6। अब आते हैं इसके इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पर। ये तो क्वेश्चन का आंसर हो गया, लेकिन इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको कैसे कर पाओगे, उस पर हम आते हैं। देखो ध्यान से सुनिए, मैं आपको यूनिट डिजिट का केस बताता हूं कि यूनिट डिजिट आपको कैसे निकालनी होती है। किसी भी संख्या की यूनिट डिजिट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, वो चीज हम आज यहाँ पे सीखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है यूनिट डिजिट निकालना। और आपको यूनिट डिजिट के केस में ये भी सीखने को मिलेगा दोस्तों कि यूनिट डिजिट का जो सीन होता है आपका, वो क्या होता है। आपका जो ऑप्शन एलिमिनेट करने में भी इसका यूज होता है। देखो ध्यान से समझेंगे, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ एक बार। अगर मैं बात करता हूँ यूनिट डिजिट की, तो यूनिट डिजिट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी का मतलब होता है कि कोई भी संख्या कि कितनी घात के बाद वो अपना यूनिट डिजिट क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। जैसे मैं यूनिट डिजिट की बात करता हूँ, आप मुझे बताएंगे 2 की पावर अगर मैं 1 लिखता हूँ तो क्या आएगा, आप बोलोगे भैया 2 आएगा। 2 की पावर अगर मैं 2 लिखता हूँ तो क्या आएगा, आप बोलोगे भैया 4 आएगा। 2 की पावर अगर मैं 3 लिखता हूँ, आप बोलोगे भैया 8 आएगा। और 2 की पावर अगर मैं 4 लिखता हूँ तो क्या आएगा, आप बोलोगे भैया 2 की पावर 8 आएगा। 2 की पावर 3, 2 की, ठीक है, 2 की पावर 4 अगर मैं लिखता हूँ तो क्या आएगा, 8 दूनी 16 आ जाएगा। और अगर मैं 2 की पावर 5 लिखता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, आप बोलोगे भैया 32 आ जाएगा, 32। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे होंगे 2 की पावर 1 भी यूनिट डिजिट पे 2 है और 2 की पावर 5 भी यूनिट डिजिट पे 2 है। अब अगर आप इससे आगे चलोगे, इससे आगे आप अगर आप चलोगे तो 2 की पावर 6 की अगर मैं बात करता हूँ तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भैया 64 हो जाएगा।
2 की पावर अगर मैं 7 की बात करता हूं तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भैया 128 हो जाएगा। 2 की पावर अगर मैं 8 की बात करता हूं तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भैया 256 हो जाएगा। 2 की पावर अगर 9 की बात करता हूं दोस्तों तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 512 हो जाएगा। यहाँ पे आप एक चीज सीख रहे होंगे दोस्तों कि हर 4 घात के बाद, देखो ये 4 घात है, 2 में अगर 4 घात ऐड कर दूंगा 6 हो जाएंगी, तो हर घात 4 के घात के बाद क्या हो रही है, इसका यूनिट डिजिट रिपीट हो रहा है। घात 3 है, अगर इसमें 4 घात ऐड कर देता हूं तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, इसकी घात हो जाएगी 7, तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर घात 4 है, उसमें 4 घात ऐड कर देता हूं तो यूनिट डिजिट क्या घात कितनी हो जाएगी, 8, और इसका यूनिट डिजिट भी क्या है, यूनिट डिजिट इसका भी 6 है। यानी कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि 2 की पावर कुछ भी हो, 2 की पावर कुछ भी हो, हर 4 घात के बाद, मैं इसमें लिख देता हूं, हर 4 घात के बाद, हर 4 घात के बाद, हर 4 घात के बाद 2 अपनी यूनिट डिजिट रिपीट करता है, 2 अपनी यूनिट डिजिट रिपीट करता है। ठीक है, रिपीट करता है, यानी कि हर 4 घात के बाद 2 अपनी, अब इसी चीज को बोलते हैं दोस्तों साइक्लिसिटी, इसी को बोलते हैं साइक्लिसिटी। अगर आप लोगों ने साइक्लिसिटी, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था नंबर सिस्टम, तो उसमें मैंने आपको बताया था साइक्लिसिटी क्या होती है, यही होती है साइक्लिसिटी। अब आप बोलोगे भैया ये तो 2 हो गया, आप हमें और बताओ आगे, तो मैंने इसीलिए पेपर आपके लिए ऐड किया है, तो सारी चीज मैं आपको बता के चलूँ। देखो, अगर मैं बात करता हूँ 3 की पावर 1 की, तो इसका मान कितना होता है, 3 होता है। अगर 3 की पावर 2 की बात करता हूँ तो 3 क्या कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अगर 3 की पावर 4 की बात करता हूँ तो 3 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 सॉरी 3 की पावर 3 होगा ना पहले तो। 3 की पावर 3 की अगर बात करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और 3 की पावर अगर मैं 4 की बात करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। और अगर 3 की पावर 5 करता हूँ तो दोस्तों कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भैया हो जाएगा 243। समझ में आ गई बात। अब इसमें आप एक चीज देखो, देखो हर 4 घात के बाद इसका भी नंबर रिपीट हो रहा है, ये 3 हो रहा है, ये भी 3 हो रहा है। आगे अगर आप चलोगे 3 की पावर 6, तो इसमें 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 3 या 9, तो इसका भी नंबर रिपीट हो जाएगा। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि 3 की भी साइक्लिसिटी क्या होती है, 3 की भी साइक्लिसिटी आपकी क्या होती है, 4 घात होती है। यानी हर 4 घात के बाद 3 भी अपना नंबर क्या करता है, रिपीट करता है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ किसकी, अगर मैं उसके बाद बात करता हूँ, देखो 4 को छोड़ो, 5 को छोड़ो, 6 को छोड़ो, 7 पे आओ। अगर 7 की पावर 1 करता हूँ तो दोस्तों 7 आता है। 7 की पावर 2 करता हूँ तो कितना आएगा, 7 सत्ते 49 आएगा। 7 की पावर कितना करता हूँ 3, तो कितना आएगा, 343 आएगा। अगर 7 की पावर कितनी करता हूँ, 7 की पावर 4 करता हूँ, तो 7 या 21 का 1 हो जाएगा, और 7 चौक 28 और 2 हो जाएगा 30, और 7 या 21, 21 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 21 और 3 24 हो जाएगा। अगर 7 की पावर 5 करता हूँ तो कितना आएगा, 7 ही कम 7 हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 2 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब इसमें भी आप एक बार देखो, इसमें भी आप चीजें देखो क्या होगा, 7 की पावर देखो 1 है, 7 यूनिट डिजिट है, 4 इसमें ऐड कर दूंगा तो इसकी भी यूनिट डिजिट पे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यानी इसकी भी साइक्लिसिटी क्या होती है, इसकी भी साइक्लिसिटी 4 होती है। अगर मैं ऐसे ही 8 की पावर 1 करता हूँ तो 8 की पावर 8 1 आ जाएगा। 8 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 8 की पावर 2 हो जाएगा, 8 अट्ठे 64 हो जाएगा दोस्तों। 8 की पावर 3 की बात करता हूँ, 8 अट्ठे 64 अट्ठे 512 हो जाएगा। ठीक है, अगर 8 की पावर 4 की बात करता हूं तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 का 6, 8 ही कम 8 और 1 9 हो जाएगा, और 8 पंज 40 हो जाएगा। और अगर 8 की पावर 5 की बात करता हूं तो 8 छंग 48 का 8 हो जाएगा, 8 नम 72, 72 और 4 हो जाएगा 76 दोस्तों, 8 जीरो जीरो 7 हो जाएगा, 8 चौक हो जाएगा 32। यानी इसमें भी अगर आप देखोगे दोस्तों, इसमें भी अगर आप देखोगे तो एक घात पे 8 की पावर 1 है, 8 यूनिट डिजिट, और 4 इसमें घात ऐड कर दूंगा तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, इसका भी यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, इसका भी यूनिट डिजिट आपका हो जाएगा दोस्तों 8। यानी कहने का मतलब क्या है, मेरे पास 3 संख्याएं आ गई दोस्तों, 2 3 7 और 8। ये जो संख्याएं हैं 2 3 7 8, ये संख्याएं ऐसी है, इनकी जो साइक्लिसिटी होती है दोस्तों, इनकी जो साइक्लिसिटी होती है, इनकी साइक्लिसिटी होती है घात 4, घात 4 होती है। यानी ये संख्याएं ऐसी हैं जो हर 4 घात के बाद अपना यूनिट डिजिट क्या करती हैं, रिपीट करती हैं। तो हम क्या करेंगे ऐसे केस में, ऐसे केस में हम उस घात को 4 के मल्टीपल में तोड़ देंगे। जो भी नंबर हमें क्वेश्चन दिया हुआ होगा उसकी अगर घात 4 दी घात कुछ भी दी हो,
तो उस घात को हम 4 के मल्टीपल में तोड़ देंगे और फिर उसमें आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। उसके बाद अब आप बोलोगे भैया ये तो हो गई, बाकी की संख्या भी लगे हाथ बता दीजिए। बिल्कुल बता देता हूँ लगे हाथ। थोड़ी सी देखो खांसी की प्रॉब्लम है तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे दोस्तों, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा अगर आपको थोड़ा सा भी डिस्टरबेंस हो तो। देखो, अगर मैं 1 की पावर 1 की बात करता हूँ तो 1 आता है, 1 की पावर 2 की बात करता हूँ 1 आएगा, 1 की पावर कुछ भी कर दूँ तो हमारे पास यूनिट पे 1 ही आएगा। ऐसे ही दोस्तों, अगर मैं 5 की पावर 1 लिख देता हूँ तो मेरे पास 5 आएगा, 5 की पावर 2 लिख देता हूँ मेरे पास 25 आएगा, 5 की पावर 3 लिख देता हूँ मेरे पास 125 आएगा। यानी कितनी भी पावर मैं चढ़ा दूं यूनिट पे आपका 5 ही आएगा। ऐसे ही दोस्तों 6 की पावर अगर मैं 1 लिख देता हूँ कितना आएगा, 6 आएगा। 6 की पावर 2 लिख देता हूँ 36 आएगा, यूनिट डिजिट पे फिर 6 आएगा। 6 की पावर 3 लिख देता हूँ तो दोस्तों 216 आ जाएगा। 6 की पावर कुछ भी लिख दूं यूनिट डिजिट पे 6 ही आएगा। उसके बाद अगर मैं 10 की पावर 1 लिख देता हूँ तो 0 आएगा हमारे पास। अगर 10 की पावर 2 लिख देता हूँ तो भी 0 आएगा यूनिट डिजिट पर। अगर 10 की पावर 3 लिख देता हूँ तो भी यूनिट डिजिट पर 0 ही आएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे पास 4 संख्याएं ऐसी हैं, कौन-कौन सी? 1, 5, 6 और 10। इसकी घात आप कुछ भी चढ़ा दो, इनके यूनिट डिजिट पर हमेशा वही संख्या रहेगी जो इनकी है। यानी कहने का मतलब क्या है? 1 है तो 1 के यूनिट डिजिट पे एक ही संख्या रहेगी, चाहे उसकी आप घात कितनी चढ़ा दो। अगर 5 है तो 5 की पावर आप कितनी ही कर दो, यूनिट डिजिट पे हमेशा 5 रहेगा। अगर 6 है, 6 की पावर आप कितनी भी कर दो, यूनिट डिजिट पे हमेशा 6 रहेगा। ऐसे ही 10 की पावर आप कितनी भी कर दो, यूनिट डिजिट पे हमेशा 0 रहेगा। ये बात आपको क्लियर होगी। अब 2 संख्याएं आपकी और रहेगी दोस्तों। 2 संख्याएं कौन-कौन सी रहेगी? 2 संख्याएं आपकी रहेगी दोस्तों, एक तो रह गया आपका 4, एक रह गया आपका 9। अब 4 और 9 का रूल क्या कहता है? 4 और 9 का रूल कहता है अगर 4 की पावर कितनी है? अगर 4 की पावर सम है, ठीक है? और अगर 4 की पावर सम है, देखो थोड़ी-सी जगह की दिक्कत है यहाँ पे, मैं एक काम करता हूँ थोड़ा-सा जगह बढ़ा लेता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ 4 और यहाँ पे लिख देता हूँ 9। अगर 4 की पावर दोस्तों मैं सम करता हूँ, सम 4 की पावर सम करूंगा तो मुझे बताओ अगर मैं 4 की पावर 2 करता हूं तो कितना आएगा दोस्तों? 4 की पावर 2 करूंगा 16 आएगा। 4 की पावर 4 करूंगा तो कितना आएगा बोलो? 4 की पावर 4 करूंगा 256 आएगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर 4 की पावर में सम लिखता हूं तो यूनिट डिजिट पे हमेशा 6 आता है। कितना आता है? क्या आता है? 6 आता है। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या बोलो? क्या मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ? बहुत आराम से लिख सकता हूँ। अगर 4 की पावर सम है तो यूनिट डिजिट पे हमेशा क्या आएगा? यूनिट डिजिट पे हमेशा आएगा 6। समझ में आ गई बात? अगर 4 की पावर विषम है, अगर 4 की पावर विषम है दोस्तों, अगर 4 की पावर विषम है तो यूनिट डिजिट पर हमेशा और हमेशा क्या आएगा? हमेशा और हमेशा 4 आएगा। समझ में आ गई बात? ऐसे ही हम क्या करते हैं 9 के साथ। अगर 9 की पावर सम है तो हमेशा 9 की पावर सम है तो यूनिट डिजिट पर 1 आएगा, और अगर 9 की पावर विषम है दोस्तों यूनिट डिजिट पर हमेशा क्या आएगा? यूनिट डिजिट पर हमेशा 9 आएगा। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर 9 की पावर विषम है तो यूनिट डिजिट पर हमेशा 9 आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपका अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा तो दोस्तों ये क्वेश्चन मुझे आप होमवर्क में जरूर करके बताना। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई। ऐसे ही धीरे धीरे मैं आपको हर एक चैप्टर के हर एक कॉन्सेप्ट को रिवाइज कराता रहूंगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताना दोस्तों। इसमें टाइम भले से आपका थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, लेकिन काफी सारी चीजें आपकी क्लियर होती जाएगी, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है 135, 171, 900, 192 का महत्तम समवर्तक आपको बताना कितना होगा? क्या बताना है? महत्तम समवर्तक आपको बताना क्या होगा? 135 है दोस्तों, 171 है दोस्तों, और 192। आप मुझे बताएंगे इसमें से क्या ये सम संख्या कभी इसका यूनिट कभी इसका एचसीएफ हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि एक दो संख्या इसमें विषम है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब बात करते हैं 9 की और 3 की। देखो ये 9 से कट जाएगा, आसानी से कट जाएगा दोस्तों। ये 9 से होता है 15 गुणा 9, यानी ये होता है 15 गुणा 9, ये होता है 19 गुणा 9, लेकिन ये 9 से नहीं कटेगा। ये 9 से नहीं कटेगा दोस्तों, ये 9 से बिल्कुल नहीं कटेगा, तो यानी कि 9 भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 3 ऑप्शन। समझ में आ गई आपको बात? क्या ये 3 से सारी की सारी संख्याएं कट जाएंगी? बिल्कुल आराम से कट जाएंगी। 3 चौक 12, 3 पंचे 15, तीन कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21। ये 3 से कितनी बार कट जाएगा? 3 छक 18, 3 चौक 12, यानी ये सारी की सारी संख्या हमारी 3 से कट जाएगी। तो इनका जो एलसीएम आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा दोस्तों, वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा हमारा 3।
इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, इनका सबका एचसीएफ आ जाएगा दोस्तों 3, तो 3 हमारा एचसीएफ हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका कौन सा है 4। 6 घड़ियां जो कि क्रम से 3, 4, 6, 7, 8 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है, एक साथ बजना शुरू करती हैं, कितने समय के बाद वे संख्या अपने आप में मतलब फिर से बज जाएंगी। देखो इस केस में जब भी क्वेश्चन आपका ऐसा आए तो आपको क्या करना होता है दोस्तों, ऐसे केस में आपको जो संख्याएं दी हुई है, ये जो आपको टाइम दिया हुआ है 3, 4, 6, 8, 10, 12, ये जो संख्याएं आपको दी हुई है इसका एलसीएम आप निकाल दीजिए। इनका एलसीएम आप निकाल दीजिए, यानी कि 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 12। जो भी इनका एलसीएम आएगा वही संख्या आपका आंसर होगी, क्योंकि उसी समय के अंतराल के बाद आपकी ये दोबारा से बजेगी। तो आप मुझे बताएंगे, बताओ क्या एलसीएम आ जाएगा इसका। सबसे आसान है चेक करना कि 3 से कट जाए संख्या। देखो 3 से कट जाए संख्या, आंसर आ जाएगा आपका, यानी जो भी एलसीएम होगा वो 3 से डिवाइड होगा। क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। ये तो हो रहा है, सॉरी, ये हो रहा है 3 से डिवाइड। क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा। क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है? ये भी हो रहा है, यानी कि दोनों हो रहे हैं। अब आप देखो कि 4 से डिवाइड, 4 से क्या ये डिवाइड हो रहा है दोस्तों? अ, देखो 4 चौक 16, बिल्कुल 4 से डिवाइड हो रहा है। क्या ये 4 से डिवाइड हो रहा है? ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 168 सेकंड के बाद, 168 सेकंड के बाद ये क्या हो जाएंगी, फिर से बचेंगे। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका कौन सा है 5। देखो मूल्यांकन करना है आपको, इसका आंसर बताना है। आसान क्वेश्चन है, आप इसको मल्टीप्लाई करके ऐड ही करेंगे। देखो मैं एक आपको इजी तरीका बताता हूँ जिससे आप गलती ना करो। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 3/10, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 4/100 गुणा, इसको क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, इसको लिख सकता हूँ मैं कितना, इसको लिख सकता हूँ 3/1000, और इसको क्या लिख सकता हूँ दोस्तों 400 लिख सकता हूँ। देखो 400 से ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे आसानी से। आपके पास क्या आएगा, देखो 4 चौक 16, 16 थिया 48, 48 क्या होते हैं 144, यानी 144 आपके पास आ जाएगा। और 144 नीचे आपके पास क्या है, 4, 4 जीरो है, तो 4 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 0.0144 आंसर हो जाएगा। 0.0144 आंसर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका कौन सा है। प्रश्न नंबर है दोस्तों आपका 6। यदि a प्लस 1/a बराबर 7 हो, a की पावर 5 प्लस 1/a की पावर 5 की वैल्यू। कल मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन कराया था, लेकिन मैंने आपको 3 चीज बताई थी। एक तो मैंने बताया था जब आपका a प्लस 1/a बराबर n हो, तो इसकी वैल्यू मैंने आपकी बताई थी कि a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर क्या होगा। आपको मैंने बताया था a की पावर 4 प्लस a की पावर 1/a की पावर 4 बराबर क्या होगा। मैंने आपको बताया था a की पावर 3 प्लस 1/a की पावर 3 बराबर क्या होगा। मैंने आपको बताया था a की पावर 6 प्लस 1/a की पावर 6 आपका क्या होगा। ये मैंने आपको कल बता दिए थे। आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे कि पावर 5 का और पावर 7 को कैसे निकालते हैं। यहां से आप इसको क्या कर सकते हैं, अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। पहले आंसर पे आते हैं, आंसर आपका क्या होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। आपको दिया हुआ है a आपको दिया हुआ है दोस्तों a प्लस, आपको दिया हुआ है a प्लस 1/a बराबर आपको 7 दिया हुआ है, ठीक है। आपको निकालना a की पावर 5 प्लस 1/a की पावर 5। आप मुझे बताओ a की पावर 5 कैसे बनेगी। आप बोलोगे भैया अगर a की पावर आप 3 की a की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगी a की पावर 5, क्योंकि गुणा में घात जुड़ती है। तो हम क्या करेंगे, a की पावर 2 निकालेंगे, फिर a की पावर कितना निकालेंगे, 5 निकालेंगे। लेकिन एक ट्विस्ट है इसमें, एक ट्विस्ट क्या है, कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बताता हूँ। यहां से अगर मैं दोस्तों a प्लस 1/a की a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर निकालता हूं तो कितना आएगा, 7 सत्ते 49 आ जाएगा, 49 माइनस 2 आ जाएगा 47, यानी 47 आपका आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। अगर मैं बात करता हूं a की पावर 3, a की पावर 3 प्लस 1/a की पावर 3 की अगर मैं बात करता हूं तो कितना हो जाएगा बोलो। आप बोलोगे भैया इसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको 7 की पावर 3, 7 की पावर 3 होता है 7 सत्ते 49 सत्ते 343, और 343 में से माइनस कर देना 7 या 21। अगर आप इसमें से 21 माइनस करोगे तो 322 आपके पास आंसर आ जाएगा। अब आपको क्या करना होता है दोस्तों, मैं आपको अगले पेपर पे एक बार बता देता हूँ, ये यहीं पे ही मैं एक बार आपको बता देता हूँ। आप ध्यान से समझने की कोशिश करना, बस आप समझने की कोशिश करोगे तो आसानी से आपको चीजें समझ में आ जाएगी।
ठीक है, आसानी से आपको चीजें समझ में आ जाएगी। मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ दोस्तों कि अगर अगर हमारे पास a प्लस 1/a की पावर बराबर n दिया हुआ हो, तो a की पावर 5 बराबर प्लस 1/a की पावर 5 जो होता है वो होता है दोस्तों a, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे बोलो? ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1/a²। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे करेंगे? इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे a की पावर 3 1/a की पावर 3 की, और इसमें से दोस्तों माइनस कर देंगे हम a प्लस 1/a। ये इसका कॉन्सेप्ट होता है, ये इसका क्या होता है, ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। तो आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से याद रखेंगे। आप इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बोलो? आपको जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है मुझे, तो मुझे इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि 47 मल्टीप्लाई 3 2 2 और माइनस कर देना है दोस्तों n, यानी कि 7 माइनस कर देना है। देखो 7 7 49, 7 दूनी 14 होते हैं। आप इसकी मल्टीप्लाई करो, आसानी से आप अगर इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे तो आसानी से आपका आंसर निकल जाएगा। जब आप 47 की मल्टीप्लाई 322 से करोगे तो आपके पास कितना आएगा बोलो? देखो 47 दूनी कितने होते हैं? 7 दूनी 14 होते हैं, और ये हो जाएगा आपके पास 94। 94 का आपके पास 4 आ जाएगा, हासिल हो जाएंगे 9। 47 दूनी कितने होते हैं? 94 होते हैं, और 94 और 9 कितना हो जाएगा? 103 का 3 हो जाएगा, हासिल हो जाएंगे दोस्तों 10। 47 तिया कितने होते हैं? 7 तिया 21 होते हैं, और 4 तिया 12, 141 होते हैं। 141 को अगर आप 10 जोड़ोगे तो 151 हो जाएगा। 151 हो जाएगा। इसमें से आप 7 माइनस कर दोगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा 15 127 आपके पास आंसर हो जाएगा। 15 127 सही उत्तर हो जाएगा, यानी आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन। आपको बात समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार मैं आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करा देता हूँ फिर से। देखो, मैंने आपको कल भी बताया था दोस्तों, और आपको इसमें समय भले से लग जाएगा थोड़ा सा, लेकिन दोस्तों एक बार अगर आप ये चीज सीख जाओगे तो फिर आपको बार बार ये चीज सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बोला गया है कि a प्लस 1/a बराबर जो है अगर n है तो कैसे करेंगे, सारी वैल्यू मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, अगर a प्लस 1/a की बात मैं करता हूँ, अगर ए स्क्वायर प्लस 1/a² की अगर मैं बात करता हूं तो क्या हो जाएगा? एन स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। अगर मैं a की पावर 3 प्लस 1/a की पावर 3 की बात करता हूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा? n की पावर 3 माइनस 3n हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद अगर मैं घात 4 की बात करता हूं, a की घात 4 प्लस 1/a की घात 4 की बात करता हूं तो क्या हो जाएगा? n स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस की 2 हो जाएगा। अगर मैं a की घात 5 प्लस 1/a की घात 5 की बात करता हूं तो क्या हो जाएगा? ये बात आपको ध्यान से समझनी है। ये बात आपको कितनी ध्यान से समझनी है, देखो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा आपके पास n स्क्वायर माइनस के 2 इंटू, ये हो जाएगा आपके पास n की पावर 3 माइनस के 3n, और माइनस हो जाएगा दोस्तों n। ये आपके पास ध्यान से समझना, जो हमारा क्वेश्चन था वो इसी पे ही बेस्ड था। ठीक है, ये आपको ध्यान से समझना है। उसके बाद अगर मैं घात 6 की बात करता हूँ, उसके बाद अगर मैं a की घात 6 प्लस 1/a की घात 6 की बात करता हूँ तो क्या हो जाएगा दोस्तों? n की पावर 3 माइनस 3n हो जाएगा, और इसका स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस की कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा। अगर मैं घात 7 की बात करता हूं तो 7 की घात भी सीख लेते हैं लगे हाथ। अगर घात 7 की बात करता हूं तो आप मुझे बताओ घात 7 कैसे बनेगी? जब मैं a की पावर 3 की मल्टीप्लाई a की पावर 4 से करूंगा तभी तो बनेगी, तभी तो बनेगी। तो आप इसको कर दीजिए बस आसानी से। कैसे करोगे बोलो? आप बोलोगे भैया इसको ऐसे ही कर दीजिए जैसे आपने लिखा। a की घात 3 कर दो पहले, तो 3 कितना हो जाएगा? 3 कितना हो जाएगा? 3 की n की पावर 3 माइनस 3n इंटू घात 4 ऐड कर दो इसमें। घात 4 कितनी है? n की पावर स्क्वायर माइनस के 2, इसकी पावर कितनी होती है? 2 माइनस के 2, और माइनस क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे दोस्तों n। ये बात आपको बहुत ध्यान से समझनी है, ये बात आपको बहुत ध्यान से समझनी है। तो ये चारों आपके पास जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये मैंने आपको एक ही फ्रेम में लिख के दी थी। ठीक है, आप इसको अच्छे से नोट कर लेना। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका कौन सा है? 7। तो आप मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? बहुत आसानी से बता सकते हैं, बहुत आसानी से आप मुझे इसका आंसर बता सकते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है आपका 8। इसको ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है, इसको आप ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है दोस्तों? क्वेश्चन दिया हुआ है आपको चित्र में दिए गए, जो चित्र आपके सामने है इस चित्र में आप देखो एक बार, और इसका आंसर निकालने की कोशिश करो। इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है दो पैरेलल रेखाएं हैं। ये जो पैरेलल रेखाएं हैं, दो जो कटी हुई रेखाएं हैं, एफ डी और ए बी,
एफ डी और ए बी जो रेखाएं हैं दोस्तों, आपके पास ये जो दो रेखाएं हैं ये वाली, इसका मतलब होता है दोस्तों कि ये दोनों पैरेलल है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये दोनों क्या है, ये दोनों पैरेलल है। ये बात आपको समझ में आ गई। यानी मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि एफ डी ये पैरेलल है किसके, ए और बी के पैरेलल। ये बात समझ में आ गई। अब आप मुझे एक बात बताएंगे, अगर ये एक दूसरे के पैरेलल है तो यानी कि ये वाली जो रेखा, यानी जो ए ई जो इसको काट रही है दोस्तों, ये वाली जो रेखा इसको काट रही है, तो अगर ये इसको काट रही है तो इसकी ट्रांसवर्स लाइन हो जाएगी। तो ये वाला एंगल और ये 45 एंगल मिलके क्या बनाएंगे, ये 45 एंगल और ये एंगल मिलके क्या बनाएंगे, 180 बनाएंगे। तो अगर ये 45 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा भैया आपका हो जाएगा कितना, 135। तो 135 डिग्री हो जाएगा भाई, 135 डिग्री तो हो जाएगा। अब आपसे क्या पूछा गया, एक्स का मान पूछा गया। अब आप मुझे बताओ एक रेखा पर कितना कौन सा एंगल होता है, एक रेखा पर बना हुआ जो एंगल होता है वो 180 का होता है। तो अगर ये 45 सॉरी ये अगर 135 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा भैया कितना, ये वाला एंगल हो जाएगा 45, यानी ये हो जाएगा 45 डिग्री। और अगर ये वाला 45 डिग्री है तो ये एक पूरा का पूरा एक त्रिभुज बन रहा है। तो आप इसको एक बार त्रिभुज को देखो, आप एक बार इसको त्रिभुज को देखो, ये एक बार त्रिभुज बन रहा है पूरा। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज और समझनी है, अगर ये एंगल मेरा 105 है तो ये तो मेरे पास एक सिंपल रेखा है, मतलब एक 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 लाइन है, और एक लाइन पे बना हुआ कोण कितना होता है, 180 का। अगर ये 105 एंगल है ये वाला, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बोलो, ये एंगल जो हो जाएगा हमारा, ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भैया ये हो जाएगा 75 डिग्री। भाई 180 होता है, 180 इसमें से माइनस कर देंगे तो आपके पास अब आंसर निकल के आ जाएगा। कैसे, एंगल ई प्लस एंगल जो आपका ये हो जाएगा एफ, ठीक है, और प्लस एंगल जो आपका हो जाएगा ये सी, बराबर हो जाएंगे 180, क्योंकि त्रिभुज की बात हो रही है। हम लिख देंगे यहाँ पे इन त्रिभुज एफ ई और सी में, त्रिभुज एफ ओ ई और सी में एंगल ई प्लस एफ प्लस सी बराबर कितना, 180 हो जाएगा। तो एंगल ई हमें निकालना है, एंगल ई हमें निकालना है। एंगल एफ कितना है, आप बोलोगे भैया 45 डिग्री है। एंगल सी कितना है, एंगल सी है भैया 75 डिग्री, और बराबर हो जाएगा 180। तो इसमें से माइनस कर देंगे, बोलो आंसर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे भैया ये हो जाएगा 75 पास 80 120 120 यानी कि 60 डिग्री आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास एंगल ई कितना हो जाएगा बोलो, एंगल ई जो हमारे पास हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 60 डिग्री, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। समझ में आ गई बात, आगे चलते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था जब मैंने आपकी एक क्लास ली थी डीआई की। मैंने एक डीआई की क्लास ली थी पैट के लिए, पैट और मतलब यूपीएसआई और पैट दोनों थे, उसमें इंपॉर्टेंट थी क्लास। वो क्लास के लिए मैंने एक क्वेश्चन रखा था, और इस क्वेश्चन के एज इट इज, ये क्वेश्चन तो ऐसा है, इस क्वेश्चन के एज इट इज क्वेश्चन आपके पैट के एग्जाम में देखने को मिला। ये क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस कराया था, ये क्वेश्चन आपको एज इट इज देखने को मिला पैट के एग्जाम में, और डाटा भी सेम था। आपको मैंने आपको टेलीग्राम पे शेयर भी किया हुआ है, एक बार मैं आपको फिर से शेयर करूंगा तो आप देखना। मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों, बताने का मतलब ये है कि आप भरोसा कर सकते हैं, अगर आपके पीछे इतनी मेहनत की जा रही है तो कुछ बेनिफिशियल के लिए ही की जा रही हो। तो मैं आपसे यही बताना चाहता हूँ दोस्तों, आप अगर इन प्रैक्टिस सेट को अच्छे से लगा लेते हो तो डेफिनेटली आपको बहुत लाभ मिलेगा, डेफिनेटली आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, और आप अपने एग्जाम में अल्टीमेटली बहुत अच्छा करके आओगे, बहुत अच्छे आपके नंबर आएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। दिए गए ग्राफ एक शोरूम में 5 अलग अलग उत्पादकों के अंकित मूल्य को दर्शाता है। ठीक है, आपको बताना यदि लैंप का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 15% अधिक है। ये लैंप दिया हुआ है, लैंप कहाँ है बोलो, हाँ जी, अगर ये है ना टैबलेट, क्या है, लैपटॉप है, लैंप नहीं लैपटॉप। अगर इसने बोला कि लैपटॉप का अंकित मूल्य, ये इनका अंकित मूल्य दिया हुआ है दोस्तों, ये अंकित मूल्य दिया हुआ है। अगर इनका अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 15% अधिक है, यानी ये जो वैल्यू है हमारे पास, कितनी है वैल्यू हमारे पास, 15,000। ये जो 15,000 वैल्यू है दोस्तों, ये इसके क्रय मूल्य से 15% अधिक है, और दुकानदार लैपटॉप के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। तो लैपटॉप पर लाभ कितना होगा ये आपको बताना है। आप मुझे बताओ, अगर ये इस पे 15% की छूट देता है तो सबसे पहले तो आपको निकालना है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य आप निकालोगे, ये किसकी वैल्यू है, ये 15% अधिक है, यानी कि 115 की वैल्यू हो जाएगी, और मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा 100%। तो ये जो आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा आपका सीपी। ये बात आपको समझ में आ गई।
या आप एक चीज समझिए, ध्यान से एक बात समझिए मुझे, अगर मैं इसको ऐसे न करके आपको डायरेक्ट रेशियो से कराऊं तो कैसे होगा? 15% अधिक है, यानी कि अगर 100 है तो कितना हो जाएगा, ये 115 हो जाएगा। या आप इसको और रेशियो में करके लिखो। मैं क्या करता हूं, आपको ये बताता हूं, एमपी, एसपी और सीपी का रेशियो बताता हूँ, यही तो बताता हूँ। तो आप मुझे अच्छे से समझेंगे। देखो, ये एमपी अगर इसका जो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 15% अधिक है तो कितना अधिक है, बोलो 15% अधिक। यानी कि 15% अधिक का क्या मतलब है? 15% अधिक का मतलब है दोस्तों, अगर अगर सीपी आपका कितना हुआ, अगर सीपी देखो आप, अगर सीपी आपका कितना हुआ, 100 हुआ, तो आपका जो अंकित मूल्य हो जाएगा वो हो जाएगा 15, यानी कि 115 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई? इसने बोला है कि अगर वह अंकित मूल्य पर, अगर वह अंकित मूल्य पर, अगर मैं इसको ऐसे करना चाहूँ ना, इस तरीके से करना चाहूँ, ध्यान से समझेंगे, मैं इसको और इजीली आपको कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एमपी हो जाएगा, ये सीपी हो जाएगा। सीपी कितना है, 100 है, एमपी कितना है, 115। इसने बोला कि अगर अगर 15%, अगर 10% की छूट दे दी जाए, तो आप मुझे बताओ 10% की छूट दे दी जाएगी तो एमपी और एसपी का रेशियो कितना आ जाएगा? कि अगर ये 100 है तो ये कितने में बिक जाएगा, 90 में, या मैं इसको कह दूं कि 10 से 9 में बिक जाएगा, 10 से 9 में बिक जाएगा। तो आप इसका निकाल देंगे, ये हो जाएगा 115 इधर आ जाएगा और ये 10 इधर आ जाएगा। तो अब आपके पास सारी वैल्यू निकल के आ गई, अब आपके पास सारी वैल्यू निकल के आ गई। कैसे? देखो, ये हो जाएगा आपका सीपी, ये हो जाएगा आपका एमपी, ये हो जाएगा आपका एसपी। समझ में आ गई बात? अब आप निकालेंगे, क्या निकालेंगे आप बोलेंगे भैया कि इसका क्या पूछा गया है, कि इसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, लाभ प्रतिशत पूछा गया। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए आपको सीपी और एसपी की जरूरत होती है, तो आप सीपी और एसपी को ही उठा लो। देखो, ये हो जाएगा आपका 10, 100 गुणा 10, और एसपी कितना हो जाएगा, 115 गुणा 9 हो जाएगा। समझ में आ गई बात? आप क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे इसको 5 से, 5 से डिवाइड करूंगा 2 बार जाएगा, 5 से डिवाइड करूंगा 23 बार जाएगा। ठीक है, अब आप इसको 200 बना देंगे, 23 नंबर, 9 27 का 7 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 18 और 2 कितना होता है, बोलो? 9 दूनी 18 और 2 कितना होता है दोस्तों? 9 दूनी 18 और 2 होता है आपका कितना, 18 और 2 20 होता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अब आप मुझे बताएंगे कितने का लाभ हुआ, आप बोलोगे भैया 7 का लाभ हुआ, और किस पे हुआ, 200 पे हुआ, और मल्टीप्लाई आपका कितना हो जाएगा, 100। तो आंसर जो आपका आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो आंसर आ जाएगा आपका 3.5%। तो 3.5% आपका सही उत्तर हो जाएगा, आपको इसकी जरूरत भी नहीं पड़ी। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3.5%। समझ में आ गई बात? आगे चलते हैं प्रश्न नंबर, थोड़ा सा मैंने इस पर टाइम लिया लेकिन आपको चीजें समझाने की कोशिश की। एक सिक्का 8 बार उछाला जाता है, ठीक 5 पट आने की संभावना आपको बतानी कितनी होगी? आप मुझे बताओ, ठीक 5, ठीक 5 कितनी बार, 8 बार उछाला जाता है, और 8 बार उछाला जाता है एक सिक्का, आपको बताया गया है कि एक सिक्का 8 बार उछाला जाता है। आप मुझे बताएंगे, एक सिक्का जो है आपका वो 8 बार उछाला जाता है, ठीक 5 पट, पट मतलब क्या होता है, आपको मैंने बताया था, चित्त जो होता है वो हेड होता है, और पट जो होता है आपका क्या होता है, पट होता है दोस्तों आपका, चित होता है टेल और पट होता है हेड। ठीक है, तो आपको ठीक 5 बार आने की प्रायिकता बतानी कितनी होगी, ठीक 5 बार। हाँ जी, ठीक 5 बार बतानी है आपको। तो आप मुझे बताएंगे सबसे पहले, अगर आप कोई सिक्का 8 बार उछाला जाता है तो उसके फेवरेबल टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे? आप बोलोगे भैया अगर टोटल आउटकम की बात करूं तो ठीक 8 बार उछाला जाता है तो 2 की पावर 8 हो जाएंगे, और 2 की पावर 8 होता है आपका 256, यानी 256 हो जाएंगे इसके टोटल आउटकम, टोटल आउटकम हो जाएंगे। ये आपको बात समझ में आ गई? अगर मैं बात करता हूँ ठीक 5 बार पटाने की, तो आप मुझे बताएंगे 2 की पावर 8 कितना हो जाएगा टोटल, और टोटल में से आपको 5 बार पट लाना है, और 5 बार पट लाने का मतलब क्या हो जाएगा कि आपको अरेंज करनी है चीजें। समझ में आ गई? तो 5 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा 2 की पावर 8 5, ये हो जाएगा 5। इस तरीके से आपको निकालना है। तो आप बोलेंगे कितना हो जाएगा, ये उसके फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे, ये हो जाएंगे उसके फेवरेबल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे, बोलो? फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे, फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे, बोलो? ये हो जाएगा आपका कितना, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, हाँ जी, फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे, अगर मैं इसको 2 की पावर 8 ही लिखूं तो को भी कोई दिक्कत नहीं है, 2 की पावर 8 भी लिख सकता हूँ। ये 2 की पावर 8 का मतलब वही होता है ना, तो इसको निकालने में आसानी होगी।
तो कैसे निकालूंगा, देखो इसको लिख दूंगा दोस्तों 8 फैक्टोरियल बटे कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा मेरे पास 5 फैक्टोरियल, और माइनस कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भैया माइनस हो जाएगा आपका 5 में से 3 बचेगा, 3 फैक्टोरियल। तो आप जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, आप बोलोगे भैया ये हो जाएगा आपका 8 गुणा 7 गुणा 6 और बटे कितना हो जाएगा, बटे हो जाएगा आपका, देखो 5 तो कट ही जाएगा, फैक्टोरियल 5 बचेगा, तो 3 गुणा 2 गुणा 1 बच जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 6 कट जाएगा, 8 7 56 हो जाएगा टोटल फेवरेबल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम अपन टोटल आउटकम कर देंगे, यानी कि 56 बटे कितना कर देंगे, 256। तो आंसर जो आपके पास आ जाएगा वो आ जाएगा भैया 0.22। ठीक है, 0.22 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, क्वेश्चन नंबर आपका है 11। निष्पक्ष पासों की एक जोड़ी फेंकी जाती है, दोनों ही पासे एक दोनों ही पासों की संख्याओं का योग 5 आए, इसकी संभावना क्या होगी। देखो पासे फेंके जाते हैं, आप लोग जानते होंगे पासे पे 1 से लेके 6 तक अंक होते हैं, और हमें क्या लिखाना है, 5 लेके आना है, 5 सम, 5 क्या लेके आना, सम लेके आना। तो कैसे आ सकता है, आप बोलोगे भैया एक पे 1 आ जाए, एक पे 4 आ जाए, ऐसे भी आ सकता है। आप बोलोगे एक पे 2 आ जाए और एक पे 3 आ जाए, ये भी हो सकता है। आप बोलोगे पहले पे 3 आ जाए, दूसरे पे 2 आ जाए, ये ऐसे भी हो सकता है। और इस पे 4 आ जाए, इस पे 1 आ जाए, ये हो जाए। तो यानी कि ये कितने हो जाएंगे, टोटल आउटकम हो जाएंगे, ये हो जाएंगे फेवरेबल आउटकम आपके 4। और आप मुझे बताएंगे अगर 2 बार, अच्छा एक बार अगर फेंका जाता है, दोनों दोनों पासे में ना, दो दो पासे फेंके जाते हैं, एक जोड़ी का मतलब दो, तो 2 पासे फेंके जाते हैं, तो 6 गुणा 6 क्या हो जाएगा आपका टोटल आउटकम, यानी 36 हो जाएंगे आपके टोटल आउटकम। तो क्या आंसर हो जाएगा, 4/36 आपके पास आंसर हो जाएगा, 4/36 आपके पास सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका कौन सा है, 12। 17 सदस्यों को 9 और 8 सदस्यों 17 सदस्यों को 9 और 8 सदस्यों के बैठने की क्षमता वाली एक पंक्ति में कितने तरीके से बैठाया जाता था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको बोला गया है दोस्तों 17 सदस्य हैं, उसमें से 9 और 8 सदस्यों के बैठने की क्षमता वाली दो पंक्तियों में बैठाना है। आप मुझे बताएंगे, सबसे पहले अगर मैं पहले की बात करूं, अगर मैं 17 सदस्यों की बात करता हूं, उसमें से अगर मैं 9 सदस्य की बात करता हूं, तो पहले मैं 9 चुन लेता हूं। तो अगर 9 चुनूंगा तो 7C9 हो जाएगा, ये 9 चुनूंगा तो सदस्य आ जाएंगे 100। अब 9 सदस्यों को आपस में कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकता हूँ दोस्तों, आप बोलोगे भैया इनको आपस में व्यवस्थित कर सकते हो 9 फैक्टोरियल से, कहीं भी बैठा सकते हो ना भाई, ऐसा तो है नहीं कि ए इधर बैठेगा बी इधर बैठेगा, ऐसा नहीं है। तो 9 के 9 सदस्यों को 9 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं, ये बात आपको समझ में आ गई। दूसरी बात, अब आप मुझे बताओ बचे हुए कितने होंगे, भाई 9 तो यहाँ यूज हो गए, बचे हुए 7 होंगे, 8 होंगे सॉरी। आप मुझे बताओ, मैंने पहले क्या काम करा, मैंने पहले करा कि 17 सदस्यों में से 9 सदस्य चुन लिए। अब ये 17 सदस्य थे, इसमें से 9 चुने गए, तो बचे तो आपके 8 ही होंगे ना। अब इन 8 सदस्यों में से क्या चुनना, 8 के 8 चुनने हैं, तो 8 सदस्यों में से 8 के 8 सदस्यों को चुनना है। तो कितना हो जाएगा, 8 फैक्टोरियल, एक ही वैल्यू आएगी। अब उस सदस्यों को मुझे 8 तरीके से 8 फैक्टोरियल से अरेंज भी तो करना है, तो 8 फैक्टोरियल से अरेंज कर दूंगा, इसका सिंपल आंसर हो जाएगा ये। एक ही लाइन में आपका आंसर आ गया, सी ऑप्शन। पहले मैंने क्या काम करा दोस्तों, पहले मैंने 17 सदस्यों में से 9 सदस्य चुन लिए सदस्य, अब बचेंगे 8 सदस्य मेरे पास। अब क्योंकि 8 सदस्य बच गए, फिर तो उनको ही तो बैठाना है, तो उनको कितने तरीके से बैठा सकता हूँ, अलग अलग 8 फैक्टोरियल से बैठा सकता हूँ। 9 सदस्य जो चुने थे उनको 9 तरीके से बैठा सकता था। आपको बात समझ में आ गई, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका है 13। 200 छात्रों के सर्वेक्षण के आधार पर 140 छात्रों को कोल्ड ड्रिंक पसंद है, 120 छात्रों को मिल्क शेक पसंद है, 80 छात्रों को दोनों चीज पसंद है। आप बता सकते हो, आसानी से आप बता सकते हो, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। आप बोलो 80 छात्र तो ऐसे हैं जिनको दोनों चीज पसंद है, एक कोल्ड ड्रिंक वाला है, एक मिल्क शेक वाला है। तो कोल्ड ड्रिंक वाले जो है, जो कोल्ड ड्रिंक वो 140 पसंद करते हैं, 140 में से आप बोलोगे भैया 140 में से 80 यहाँ हो गए, तो 60 यहाँ बचे होंगे। 120 छात्र मिल्क शेक पसंद करते हैं, 80 यहाँ हो गए, तो 40 यहाँ बचे होंगे। आपसे पूछा गया है कितने छात्रों में से कम एक पेय पसंद करता है, यानी टोटल आप निकाल दीजिए इसका, टोटल कितना हो जाएगा 180, यानी 180 लोग ऐसे हैं दोस्तों जो कुछ ना कुछ पसंद करते हैं, तो 180 इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका हो जाएगा कितना, प्रश्न नंबर आपका हो जाएगा दोस्तों 4 14।
प्रश्न नंबर 14 आपके पास हो जाएगा और अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। आपको बोला गया है गुणोत्तर श्रेणी, एक जीपी श्रेणी है आपकी, और गुणोत्तर श्रेणी में आपको बताना है क्या? आपको गुणोत्तर श्रेणी में बताना है दोस्तों, आपको गुणोत्तर श्रेणी में बताना है कि इसके जो पद हैं उसमें कितने पद हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, आपको पद बताने कितने होंगे, है जी, आपको बताने पद इसके कितने होंगे। तो आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। मैं क्या करूंगा, आपको यहाँ पे क्या बता दूंगा दोस्तों, इनके फॉर्मूले एक बार बता देता हूँ। आपको इनके फॉर्मूले बता देता हूँ। अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, देखो मैं कोशिश करूंगा कि आपको सारे फॉर्मूले एक बार बता दूं। देखो ध्यान से समझेंगे, हमने दो तरीके की श्रेणी पढ़नी है और दो तरीके की ही श्रेणी मैंने क्वेश्चन में आपको कराई है, और दो ही तरीके की श्रेणी मैंने आपको, जब मैंने इसका चैप्टर आपको कराया था तब मैंने कराई थी। तो मैं आपको दोनों तरीके की श्रेणी की क्या बता देता हूँ, एक बार फॉर्मूले बता देता हूँ। पहले तो आप क्वेश्चन को करो। क्वेश्चन क्या है, गुणोत्तर श्रेणी जीपी 7, 14, 28, देखो ये डॉट डॉट है दोस्तों, बीच में ना डॉट डॉट था। ठीक है, और ये 114,336 तक के कितने पद है ये आपको बताना है। तो आप मुझे बताओ, इसका अगर मैं nth टर्म की बात करता हूँ, टी एन की बात करता हूँ nth टर्म की, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? आप आसानी से मुझे बता सकते हो कि ए आर की पावर n माइनस वन होता है, ए इंटू आर की पावर n माइनस वन होता है। ये होता है nth पद, ये होता है nth पद किसका? गुणोत्तर श्रेणी का, यानी कि जीपी का। जीपी का क्या होता है, ये nth पद का फॉर्मूला होता है। ये आपको समझ में आ गई बात। अब आप इसमें फॉर्मूले में वैल्यू रखो, वैल्यू रखेंगे क्या आएगा, टी nth कितना है हमारे पास, 14,336 हमारे पास है लास्ट पद। और ये कितना है मेरे पास, आर सॉरी ए कितना है बोलो। अच्छा आप ये भी तो समझ लो, ए कैसे निकालते हैं, ए होता है पहला पद, ये हो जाएगा आपके पास ए। और आर कैसे निकालते हैं, आर होता है दोस्तों सर्वानुपात, यानी कि लास्ट संख्या को पहली संख्या से डिवाइड करके। तो कितना हो जाएगा, 7, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2। तो 2 हो जाएगा इसका क्या, 2 इसका सर्वानुपात हो जाएगा, यानी कि आर की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो ए क्या रखेंगे दोस्तों, 7 रखेंगे, गुणा 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 की पावर n माइनस वन। हमें इस n का ही मान निकालना है। तो कैसे करेंगे बोलो, 7 से डिवाइड करूंगा, कैसे आ जाएगा, 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14 हो जाएंगे। बचेगा कितना आपके पास, 7 ही कम 7 हो जाएगा। बचेगा आपके पास कितना बोलो, 7 छंग 42 हो जाएगा, 7 अट्ठे 56 हो जाएगा। और बराबर हो जाएगा दोस्तों 2 की पावर n माइनस वन। तो आप मुझे बताएंगे दोस्तों, ये 7 है ना, माफी चाहूंगा, मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, माफी चाहूंगा दोस्तों, ये 7 से डिवाइड करना ना। देखो 7 से डिवाइड करो, 7 दूनी 14 और जीरो लूंगा, 7 चौक 28 हो जाएगा और 7 अट्ठे 56 हो जाएगा, ये आएगा, है ना। अब देखो 2 की पावर 48 है, 2 की पावर 10 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 10 का मतलब होता है 1024। और अगर 2 की पावर 11 कर दूं तो 2000 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। यानी 2 की पावर 11 का मान होता है 2048, और यहाँ पे 2 की पावर n माइनस वन, कंपेरिजन करेंगे तो 11 बराबर n माइनस वन आएगा। और अगर n माइनस बनाएगा तो n की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 12। समझ में आ गई आपको बात, ये हो जाएगी आपकी 12, यानी आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है जी, अब मैंने इसमें एक पेपर जरूर लिया होगा, हाँ बिल्कुल लिया है। आपको यहाँ पे मैं सारे फॉर्मूले एक बार रिवाइज करा देता हूँ, ध्यान से समझिए। आपको सबसे पहले मैं बताता हूँ दोस्तों, एपी का फॉर्मूला बताता हूँ। एपी का फॉर्मूला जो होता है आपका nth टर्म का, nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए इंटू ए प्लस n माइनस वन इंटू क्या होता है, n माइनस वन इंटू डी होता है। ठीक है, अब इसमें एक बार मैं आपको कैटेगराइज कर देता हूँ। ये हो जाएगा आपका फर्स्ट पद, यानी कि होता है फर्स्ट, ये होता है आपका डिफरेंस, और ये होता है आपके पास नंबर ऑफ टर्म। ये तो आपको पता ही है, एन तो आपको पता ही होगा, है ना। ठीक है, अगर मैं इसके सम का बात करता हूँ, सम का फॉर्मूला ये तो होता है nth टर्म। अगर मैं एस एन की बात करता हूँ सम का फॉर्मूला, तो वो क्या होता है, वो होता है एन बाई टू। ठीक है, ये होता है एन बाई टू दोस्तों, इंटू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ये आपके पास इसका सम यानी कि योग का फॉर्मूला होता है, योग का। ठीक है, अब ये सारी चीजें आपको पता ही है, डिफरेंस क्या होता है, डी होता है, ए होता है फर्स्ट पद, ऐसा आपको पता ही है। अगर मैं जीपी की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, जीपी की। अगर मैं जीपी की बात करता हूँ, तो जीपी के मैं nth टर्म की बात करूंगा पहले तो दोस्तों, nth टर्म की, यानी कि टी एन की बात करता हूँ। तो टी एन का फॉर्मूला अभी हमने ऊपर लिखा भी था, क्या होता है, ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन होता है। अब इसमें वैल्यू क्या क्या होती है, इसमें होता है दोस्तों, ये होता है आपका फर्स्ट पद, ये होता है फर्स्ट लेटर, ये होता है आपके पास सर्वानुपात, सर्वानुपात। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अगर मैं इसके सम की बात करता हूं, किसके, अगर मैं इसके सम की बात करता हूं, तो एस एन बराबर क्या होता है,
Sn के इसके दो फॉर्मूले होते हैं दोस्तों, दो। कितने फॉर्मूले होते हैं? दो होते हैं। मैं दोनों आपको लिखा देता हूँ। इसके कितने फॉर्मूले होते हैं? दो होते हैं। मैं दोनों आपको लिखा दूँ और शायद मैंने आपको एक आध बार लिखाए भी है, ठीक है? आप ध्यान से समझेंगे। Sn बराबर क्या होता है दोस्तों? Sn बराबर होता है इसका a इंटू आर की पावर n माइनस वन होता है, और अपॉन आपका क्या हो जाता है? अपॉन आपका हो जाता है r माइनस वन। और ये कब होता है दोस्तों? जब r बड़ा होता है वन से, ठीक है? जब r बड़ा होता है वन से। लेकिन इसका एक फॉर्मूला और होता है, वो क्या होता है? a इंटू आर, सॉरी, a इंटू वन माइनस आर की पावर n अपॉन वन माइनस आर होता है। ये कब होता है दोस्तों? ये कब होता है? ये कब होता है? ये होता है दोस्तों तब जब r छोटा होता है एक से। तब r छोटा होता है एक से, तो वन माइनस आर। तो r कब होता है? जब होता है r छोटा। ये कब होता है? ये जब r छोटा होता है एक से, ठीक है? ये दोनों चारों फॉर्मूले आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। ये सारे के सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। इससे आपको सारे क्वेश्चन आसानी से हो सकते हैं। अब देखो, ये सम का फॉर्मूला है, तो आपको बताना है कि एक अनुक्रम है 243, 256, 251 के 151 पद तक का योग बताना कितना होगा। ये क्या है आपका? 151 तक का आपको क्या बताना? इसका योग बताना कितना होगा, है जी? आपको बताना इसका योग कितना होगा, ठीक है? आप आसानी से कर सकते हो, बहुत आसानी से कर सकते हो। तो ये किसका है? ये जीपी का फॉर्मूला है, जीपी का, सॉरी एपी का, सॉरी एपी का क्वेश्चन है आपका। ये एपी का क्वेश्चन है, आपको बता सकते हैं हम कैसे करेंगे। देखो, फॉर्मूला लगा देंगे। एस एन बराबर, फॉर्मूला क्या लगाएंगे? फॉर्मूला लगा देंगे इसका। सिंपल है। क्या होता है? अभी मैंने फॉर्मूला बताया था आपका। एस एन बराबर कितना होता है? एन वाई टू इंटू ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या होता है? इंटू डी होता है। ये आपका फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले आप इसको वैल्यू रखेंगे, आसानी से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है जी? आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा कौन सा है? 14 नंबर है। इसको ध्यान से समझेंगे। एक घन के सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई क्या होती है? 7√3 होती है। एक घन के सबसे लंबे जो विकर्ण होता है उसकी, एक घन के सबसे लंबे विकर्ण की जो लंबाई होती है वो होती है आपकी 7√3। इसका आयतन आपको बताना क्या होगा, ठीक है? इसका आपका आयतन बताना है, ठीक है जी? इसका आपको आयतन बताना क्या होगा। तो आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं, मैंने अब आपको कई बार बताया है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। अगर मैं विकर्ण की बात करता हूँ, किसके? क्यूब के। क्यूब यानी कि घन के विकर्ण की बात करता हूँ मैं। अगर क्यूब के डायगोनल की बात करता हूँ, डायगोनल की, तो दोस्तों इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है a√3। तो a√3 बराबर क्या होगा? इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है? समझ में आ गई बात आपको? समझ में आ गई बात? हाँ जी, समझ में आ गई आपकी बात? तो देखो, ध्यान से समझो। ये आपको बात अच्छे से समझ में आ गई कि क्यूब कितना होता है इसका? क्यूब का डायगोनल होता है a√3। तो आप मुझे बताएंगे a√3 बराबर आपके पास क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास 7√3 हो जाएगा। यानी आपके पास जो a की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? आप बोलोगे भैया 7 आ जाएगी, 7। तो a की वैल्यू अगर 7 आ जाएगी तो भाई घन का आयतन कितना होता है? घन का आयतन होता है a की पावर 3। तो घन का आयतन होता है a की पावर 3 बराबर कितना हो जाएगा? 7 की पावर 3। और 7 की पावर 3 हो जाएगा 343। तो आंसर कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका कितना? आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, ठीक है? मैं आपको एक बार मैं आपको एक बार क्या लिखवा देता हूँ, सारे फॉर्मूले लिखवा देता हूँ। तो सारे सारे फॉर्मूले लिखवा देता हूँ क्यूब के, ठीक है? क्यूब के सारे फॉर्मूले लिखवा देता हूँ। मैंने इसमें शायद एक पेपर जरूर लिया होगा। नहीं लिया? ओके, लिया तो होगा यार। हाँ, यहाँ पे लिया गया है। चलो यहाँ पे लिखवा देता हूँ, है ना? कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक बार क्यूब के आपको सारे फॉर्मूले लिखवा देता हूँ, क्यूब के, ठीक है? क्यूब के फॉर्मूले, सारे फॉर्मूले में आपको एक बार क्यूब के लिखवा देता हूँ। सबसे पहले क्यूब का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम बराबर क्या होता है? a की पावर 3 होता है। ये बात आपको समझ में आ गई? टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है दोस्तों, वो होता है 6a²। 6a² होता है, क्योंकि क्यूब कैसे बनता है? इस तरीके से बनता है ना क्यूब। तो इसका जो क्यूब होता है दोस्तों, इसका प्रत्येक फलक जो होता है ना, प्रत्येक फेस जो होता है,
वो इसका फेस जो होता है दोस्तों, वो प्रत्येक फेस इसका एक वर्ग के हिसाब का होता है, एक वर्ग के। आप देखो ये सारा जो है एक वर्ग के हिसाब का होता है। तो वर्ग का स्क्वायर कितना होता है? वर्ग का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर। अब टोटल की बात करते हैं तो कितने फलक होते हैं? 1 2 3 4 5 6 होते हैं। तो 6 फलक होते हैं, तो 6 फलक का अगर मैं वर्ग का स्क्वायर करता हूँ ए स्क्वायर आता है। तो 6 वर्ग का स्क्वायर कितना होता है? 6 ए स्क्वायर। इसीलिए इसका क्यूब का टोटल सरफेस एरिया होता है 6 ए स्क्वायर होता है। समझ में आ गई? अगर मैं लेटरल सरफेस एरिया की बात करता हूँ, लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है बक पृष्ठ क्षेत्रफल। बक पृष्ठ क्षेत्रफल दोस्तों चारों दिशाएं का लिया जाता है, ऊपर नीचे का नहीं लिया जाता। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है 4 ए स्क्वायर, क्योंकि ये एक वर्ग के टाइप का होता है। ये वर्ग के टाइप का होता है, ये वर्ग के टाइप का होता है। इसके सारे फलक जो होते हैं वो वर्ग के टाइप के होते हैं। और वर्ग का स्क्वायर कितना होता है? वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? ए स्क्वायर होता है। समझ में आ गई बात? अगर मैं इसके बात करता हूँ स्पेस डायगोनल की, इस देखो इसके दो डायगोनल होते हैं दोस्तों, इसके दो डायगोनल होते हैं। कैसे? एक तो इसका होगा स्पेस डायगोनल, इस वाले पॉइंट से लेकर के ये वाले पॉइंट तक का डायगोनल, अंदर वाला जो डायगोनल होगा। समझ में आ गई बात? एक डायगोनल और होगा इसका, एक डायगोनल और क्या होगा? ये वाला डायगोनल जो होगा ना इसका, ये तो होगा इसका स्पेस डायगोनल, मतलब टोटल डायगोनल जो होगा। अब एक डायगोनल और होगा, वो कौन सा होगा? आप मुझे बताओ। क्या ये वाला पॉइंट ये वाले पॉइंट से नहीं मिल रहा होगा? हर एक फलक का ही हो जाएगा ये डायगोनल, प्रत्येक फलक का डायगोनल होगा। तो इसका जो होगा आपके पास जो फेस डायगोनल होगा, जो इसका फेस डायगोनल होगा वो कितना होगा? जो इसका फेस डायगोनल होगा, मैं इसको एफ डी लिख देता हूँ। फेस डायगोनल बराबर जो होगा दोस्तों, वो हो जाएगा इसका कितना? वो हो जाएगा इसका a√2 हो जाएगा, a√2 हो जाएगा। अगर मैं इसके स्पेस डायगोनल की बात करता हूँ, टोटल डायगोनल की या स्पेस डायगोनल की बात करता हूँ, वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा दोस्तों इसका, वो हो जाएगा दोस्तों इसका a√3। अभी जो हमने लिखा था a√3, ठीक है। ये इसके सारे फॉर्मूले आपके एक बार हो गए। अगर मैं पेरीमीटर अगर इसका पूछ लिया जाए दोस्तों, पेरीमीटर यानी कि अगर इसका परिमाप पूछ लिया जाए, तो परिमाप अगर इसका पूछ लिया जाए तो परिमाप कितना होता है? 12। 12 कितना होता है? 12 एज जो इसके होते हैं, एजेस एजेस जो मतलब इसकी भुजाएं जो होती है, यानी कि 12 इसका जो हो जाएगा 12, ये 12 भुजाएं है ना, 1 2 3 4, ठीक है। और 4 कितनी होती है? 4 या 12, 4 हो जाएंगी, 5 6 7 8 9 10 11 और 12 हो जाएगी। तो 12 हो जाएगी, 4a हो जाएगा। समझ में आ गई आपको बात? बिल्कुल समझ में आ गई। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? सम ऑफ, इसको ही मैं लिख सकता हूँ ऑल सम ऑफ ऑल एजेस। एजेस मतलब होता है क्या? एजेस मतलब क्या होता है दोस्तों? ये होते हैं इसकी एजेस, ठीक है। ये होती है। समझ में आ गई? तो ये सारे फॉर्मूले मैंने आपको क्यूब के लिखवा दिए, आपको यहाँ से क्यूब के सारे फॉर्मूले अच्छे से याद हो गए होंगे। अब बात करता हूँ, देखो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बता सकते हो क्या होता है? 6a स्क्वायर होता है। 6a स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है? 6a स्क्वायर बराबर 294 दिया हुआ है। आपको बताना इसका घन का क्या बताना? आयतन बताना, यानी कि a की पावर 3 बतानी है। तो सिंपल है, क्या कर देंगे? 6 से डिवाइड करो, 6 चौक 24 हो जाएगा। और कितना बचेगा बोलो? 6 चौक 24 बचेगा कितना? 3 और 296 है ना। तो 6a स्क्वायर ही तो होता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, बिल्कुल 6a स्क्वायर होता है। तो आप निकाल दीजिए इसको 200। अगर मैं इसको, अच्छा 5 बचेगा ना, तो 6 नम 54 हो जाएगा। ठीक है, सही बात है। तो ये ए स्क्वायर है दोस्तों, ये ए स्क्वायर है ना। ए स्क्वायर बराबर हमारे पास 49 आ जाएगा। तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी भैया, ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कितनी? 7 हो जाएगी। और ए का पावर 3, क्योंकि इसका क्यूब निकालना, तो ए की पावर 3 हो जाएगा 343। यानी इसका घन जो हो जाएगा हमारे पास, आयतन, आयतन जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है जी। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका कौन सा है? 18। प्रश्न नंबर आपका 18 है, ध्यान से समझेंगे। एक चित्र का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा, एक चित्र नहीं त्रिभुज, वहां भी जाऊंगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें बताना। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें बताना है। हाँ जी, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल मुझे बताना है जिसकी भुजा 3 6 और कितनी दी हुई है? 7। देखो यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, अगर मान लीजिए त्रिभुज की हर एक भुजा अलग अलग है, तो हम क्या लगाते हैं दोस्तों? हम हीरोइन फॉर्मूला लगाते हैं, जिसको बोलते हैं हीरोइन फॉर्मूला। वो क्या होता है? वो होता है इसका निकालने का फॉर्मूला होता है। जैसे मान लो ये 3 दी हुई है, ये 6 दी हुई है, ये दी हुई है 7। तो अगर मैं एस बताता हूँ, एस बराबर होता है मेरे पास सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर, ठीक है, सेमी पेरीमीटर होता है। और सेमी पेरीमीटर क्या होता है? सेमी पेरीमीटर होता है ए प्लस बी प्लस सी, तो टोटल पेरीमीटर हो गया अपॉन 2। तो बराबर कितना हो जाएगा? 7 दिन 10 और 16 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ये सेमी पेरीमीटर होता है। यहाँ पे हम लगाते हैं फॉर्मूला, हीरोइन फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे क्या लगाते हैं? हम लगाते हैं हीरोइन फॉर्मूला।
ठीक है, हेरोइन फॉर्मूला लगाते हैं, हेरोइन फॉर्मूला। तो हेरोइन फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मूला होता है अंडर रूट के बराबर एस इंटू एस माइनस ए जो होती है भुजा एक होती है। यहाँ पे लिख देता हूँ ना इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे इसको मैं एक बार लिख देता हूँ, हेरोइन फॉर्मूला एक बार लिख देता हूँ। यहाँ पे आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा आपका हेरोइन फॉर्मूला। हेरोइन फॉर्मूला होता है आपका, क्या होता है ये फॉर्मूला होता है दोस्तों, ये होता है अंडर रूट के अंदर एस इंटू एस माइनस ए जो पहली भुजा है, एस माइनस बी जो दूसरी भुजा है, और एस माइनस सी जो तीसरी भुजा है। ये आपका फॉर्मूला होता है। तो आपको इसी फॉर्मूले से क्या लगाना है, इसी फॉर्मूले से आपको इसका आंसर निकालना है। कैसे निकालोगे, देखो एस बराबर आपके पास कितना आ गया, 8 आ गया। तो कितना हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 8 इंटू 8 में से पहली भुजा घटाओगे 3 तो 5 आ जाएगा, 8 में से दूसरी 6 घटाओगे 2 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। ठीक है जी, तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 16 का आ जाएगा 4 बाहर और 5 रहेगा अंडर रूट के अंदर। तो 4√5 इसका सही उत्तर हो जाएगा, 4√5। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। समझ में आ गई आपको बात की, बोलो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी बात। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका जो 18, एक बार मैं इसको चार्जिंग पे लगा देता हूँ। हाँ जी, आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका कौन सा है, ये हो गया आपका। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। एक त्रिभुज में एक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर, दूसरी दो भुजाएं की लंबाई के बीच का अंतर 1 है। यदि परिमाप आपका 20 दिया हुआ है तो आपको इसका आंसर बताना क्या होगा। आपको इसका क्या बताना, आंसर बताना क्या होगा कि इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो आसानी से निकाल सकते हो, बोले निकाल सकते हो आसानी से। पेरीमीटर क्या होता है त्रिभुज का, देखो इसने बोला है कि एक त्रिभुज की लंबाई एक त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 5 है। यानी कि मुझे पता है कि अगर मैं एक त्रिभुज बनाता हूँ, ये अगर इसकी लंबाई ए हो जाएगी, ये हो जाएगी बी, ये हो जाएगी सी। अगर इसने ए बराबर कितना दिया हुआ है, ए बराबर दिया हुआ है 5। इसने बोला दूसरी दो भुजाएं की लंबाई के बीच का जो अंतर है वो 1 है। यानी अगर मैं बी माइनस सी की बात करता हूं तो बी माइनस सी बराबर मेरे पास 1 है। ये बात आपको समझ में आ रही है, बिल्कुल समझ में आ रही होगी। यदि त्रिभुज का परिमाप अगर 20 है, त्रिभुज का परिमाप अगर 20 है तो आपको क्षेत्रफल बताना कितना होगा। त्रिभुज के परिमाप का मतलब क्या होता है, त्रिभुज के परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग, और तीनों भुजाओं का योग होता है ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा दोस्तों 20। मुझे पता है ए की वैल्यू 5 है, तो बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब ऐसी संख्याएं बताओ जो बी प्लस सी करके क्या आए, 15 आए, और बी माइनस सी करके 1 आए। तो क्या है ऐसी संख्या बोलो। आप बोलोगे भैया एक है 8 और एक है 7, 8 7 15 होते हैं, 8 में 7 जाएंगे, एक बचेगा। यानी एक संख्या बी कितनी हो जाएगी, बी बराबर मान लीजिए 8, क्योंकि बी बड़ी है, और सी बराबर हो जाएगी 7। समझ में आ गई बात सारी समझ में आ गई बात, 7 और समझ में आ गई बात। तो आपको यहाँ पे हीरोइन फॉर्मूला लगा देना है, हीरोइन फॉर्मूला आपको लगा देना है, और यहाँ से आप इसका फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है जी, राइमिंग होगी थी ना ये तो अभी, 7 और समझ में आ गई बात। ठीक है, ये हीरोइन फॉर्मूला लगा के आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं, अब तो सारी वैल्यू आ गई ना आपके पास, तो यहाँ पे आप एक पहले सेमी पेरीमीटर निकाल लेंगे, एस की वैल्यू निकालेंगे। और एस कैसे, चलो मैं बता देता हूँ, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। यहाँ पे एस निकालेंगे, आप एस कैसे निकालोगे, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो एस बराबर कितना हो जाएगा, देखो 7 8 15, 15 5 20, 20/2 हो जाएगा 10। और बस इसमें आप क्या लगा देंगे, इसमें फॉर्मूला लगा देंगे। आगे चलते हैं, यदि एक संख्या का 20%, यदि एक संख्या का 20% 50 है तो उस संख्या का 87.5% कितना होगा। देखो जी, 20% अगर 5 है, अगर संख्या का 20% कितना है, 20% बराबर 50 है। तो अगर मैं ठीक है, 20% बराबर 50 है, तो मैं 87% की वैल्यू चाहिए, 87% की, 87.5 की। तो क्या करूंगा, 50 को डिवाइड करूंगा 20 से, और मल्टीप्लाई कर दूंगा 87.5 से। ठीक है जी, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, इसमें ऐड कर लीजिए आप, 5 से मल्टी 5 पंजे 25 का 5 हो जाएगा, 7 पंजे 35, 35 से 2 37 हो जाएगा, और 7 चौक 8 पंजे 40 और 43 हो जाएगा 43। और अप पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे, और अपोन हो जाएगा आपका 2, 2 से डिवाइड कर दो, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, ये हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा है जी, 2 एकम 2, और बचेगा 2 छंग 12 हो जाएगा। कोई गलती हुई क्या हमसे, 2 दूनी 4,
20% की वैल्यू 50 है, बिल्कुल ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आंसर फिर मैच क्यों नहीं कर रहा हमारा? 87.5 है, उसकी मल्टीप्लाई मुझे 5 से करनी है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूँ तो आंसर क्या कर, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे डिवाइड करा ना हमने, यहाँ पे गलती कर दी है। यहाँ पे डिवाइड कर, देखो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 ही कम 2 हो जाएगा, 2 8 16, तो ये हो जाएगा 218.7 ये आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका कौन सा है? 21। ठीक है, प्रश्न नंबर आपका 21 है, इसको ध्यान से समझिए। प्रश्न नंबर 21 क्या है? 220 छात्रों में से 120 छात्र क्या है? पुरुष है। 220 छात्रों में से 120 छात्र पुरुष है, शेष महिलाएं हैं, यानी कि 220 छात्र हैं टोटल। इसमें से क्या है, 120 कौन है? पुरुष है, और बाकी 100 कितनी है? महिलाएं हैं। ये बात आपको समझ में आ गई? पुरुष छात्रों के 25 पुरुष छात्र जो है उसके 25% और महिला छात्रों के 20% रसायन रसायन में भाग लेते हैं। पुरुष छात्र जो है उसके 25%, तो 25 चौका 100 यानी कि 4 30 हो जाएगा। भाई इसका 25% निकालो, यानी 1/4 निकालो तो 30 हो जाएगा। ठीक है, और महिला छात्रों के 20%, महिला छात्रों के 20, तो इसका 20% कितना हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा, यानी 1/5 का मतलब हो जाएगा 20। ठीक है जी, ये हो गया आपके पास। अब इसने बोला रसायन में भाग लेते हैं। रसायन विभाग के 20% पुरुष छात्र और 25% महिला छात्र फाइनल परीक्षा में उत्तीर्ण होती है। रसायन विभाग के 20% पुरुष छात्र, तो 20% पुरुष छात्र का मतलब क्या हो जाएगा? 6 हो जाएंगे, ये 20% हो जाएगा इसका, 30 का 20% 6 हो जाएगा। और इसका 25%, तो 25% कितना हो जाएगा? इसका 25% हो जाएगा भैया 25 दूनी 50, 5 हो जाएगा। समझ में आ गई बात? क्या होते हैं? उत्तीर्ण होते हैं। और रसायन विभाग में परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले कुल छात्रों की संख्या बतानी कितनी होगी? तो कुल छात्रों की संख्या बतानी कितनी होगी? रसायन विभाग में परीक्षा में, रसायन विभाग की बात हो रही है, ध्यान से समझना। रसायन विभाग में परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले, तो रसायन विभाग में है कितने? 30 और 20 50 है, तो टोटल हो जाएंगे 50। पास कितने हुए? पास हुए 11, तो 11/50 हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा 100, तो कितना आ जाएगा बोलो? आपका आंसर आ जाएगा 22%, यानी 22% लोग क्या हो जाएंगे? पास हो जाएंगे। 22% लोग क्या हो जाएंगे? पास हो जाएंगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर कौन सा है आपके पास? 22। 16,669 रुपए में एक घड़ी को बेचकर एक आदमी 21% हानि हुई, तो घड़ी का क्रय मूल्य कितना होगा? यानी कि 16,669 इतने रुपए में बेच के 21% की हानि हुई, तो 21% की हानि हुई तो 79% पे बेचा होगा, और मल्टीप्लाई 100% की वैल्यू निकालनी। ठीक है जी, देखो इसको मैं अगर 8 होता है तो 80, यानी कि 2 बार चला जाएगा, बिल्कुल 2 बार चला जाएगा, तो कितना होगा? 8 दूनी 16 और 2 माइनस कर देंगे, 158 बार जाएगा। 79 दूनी होते 158, और 158 में इसमें से माइनस करूंगा तो मेरे पास 8 बचेगा, और 8 और 6 कितना होता है? 76, तो 81 79 कम 79 हो जाएगा, बचेगा 7, और 79 कम 79 हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा आपका, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 100 की, तो आंसर हो जाएगा 21,100। उस घड़ी की जो कीमत थी वो 21,100 थी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 23 नंबर। अरे भाई 23 नंबर पे आते हैं। यदि विक्रय मूल्य यदि विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया जाए और क्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 65% हो जाएगा। तो वर्तमान लाभ आपको ज्ञात करना कितना हो? अच्छा क्वेश्चन है, और किसका क्वेश्चन है? ध्यान से समझो, ये क्वेश्चन है आपका कांस्टेबल 2024 का। समझ रहे हो? 2024 के कॉन्सेप्ट कांस्टेबल का क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से समझेंगे। आपको क्या बोला गया है? आपको बोला गया है यदि विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया जाए, आपको बोला गया है अगर, हाँ जी, आपको क्या बोला गया है? आपको बोला गया है अगर विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया जाए, विक्रय मूल्य अगर 3 गुना कर दिया जाए, तो आपसे पूछा गया है कि आपको बताना है विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया जाए और क्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 65% होता है। देखो ध्यान से एक बार समझेंगे, अगर मैं 65% के लाभ की बात करता हूँ तो क्या होगा?
100 रुपए से कितना हो जाएगा, 100 रुपए से कितना हो जाएगा, 165 हो जाएगा। यानी अगर मैं किसकी, ये हो जाएगा आपका कितना, अगर लाभ होगा ये हो जाएगा आपका एसपी और ये हो जाएगा आपका सीपी। समझ में आ गई बात। तो आपको बोला गया है विक्रय मूल्य का 3 गुना, तो अगर मैं 3 गुना एसपी कर दूं और 2 गुना सीपी कर दूं तो मुझे सीधा सा पता चल जाएगा कि 65% का लाभ हो रहा है, यानी कि 65/100 हो रही होगी वैल्यू। भाई यही तो होगा, 3 गुना मैंने एसपी कर दिया और 2 गुना मैंने सीपी कर दिया, तो मुझे लाभ 65% का होगा। तो ये एसपी और सीपी का रेशियो तो आ गया मेरे पास। बस आप इसको सोल्व कर लीजिए, आप इसको क्या कर दीजिए, सोल्व कर दीजिए। ध्यान से समझेंगे, आपको ये 3 से कट जाएगा, कितनी बार कट जाएगा, 3×5 = 15 और 3×5 = 15, ये 2 से कट जाएगा 50 बार। ठीक है जी। अब मेरे पास एसपी और सीपी का जो स्टार्टिंग वाला रेशियो है वो आ गया, कितना आ गया, 55/50। ठीक है। आप मुझे बताओ कि कितने रुपए का फायदा हुआ, 5 रुपए का फायदा हुआ। किस पे हुआ, 50 पे हुआ, मल्टीप्लाई 100, तो कितना आंसर आ जाएगा, आप बोलोगे भैया 10% आंसर आ जाएगा, 10%। 10% सही उत्तर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है जी। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 25। अनु एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है और फिर भी 25% का लाभ कमाता है। 20% की छूट दी, यानी कि 20% का मतलब 5 रुपए की वस्तु 4 रुपए में उसने बेची और फिर भी उसने 25% का लाभ कमा लिया। 25% का लाभ कमाया, ये हो जाएगा एमपी और ये हो जाएगा एसपी और ये हो जाएगा सीपी। इसने बोला 25% का लाभ कमा लेता है, यानी कि 4 रुपए की वस्तु 5 रुपए में बेचता होगा। तो इसको आप क्या करेंगे, रेशियो निकाल देंगे, सिंपल है। इसको पहुंचा दो आगे, इसको पहुंचा दो इधर, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4। 5 पंजे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 4 पंजे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 16, यानी कि एसपी एमपी और कितना आ गया, सीपी आ गया। यदि उस वस्तु के विक्रय मूल्य इतना यदि उस वस्तु के बिक्री पर इतने रुपए का लाभ होता है तो वस्तु का लागत मूल्य बताना। तो लाभ कितना हुआ बताओ, यहाँ पे कितने रुपए का लाभ हुआ, हमारे हिसाब से 4 यूनिट का। और अगर 4 यूनिट का लाभ किसके बराबर है, 44.80 के, तो मुझे 16 की वैल्यू चाहिए, तो मैं इसका क्या कर दूंगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 16 यूनिट हो जाएगा। तो 16 यूनिट 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4×8 = 32, तो 2 0 आएगा और 4×4 = 16 और 3 हो जाएगा आपका 9 और 4×16 1 हो जाएगा 17, यानी कि 179.20 आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है जी। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 25 है। एक व्यक्ति प्रकाशक के एक पुस्तक की 100 प्रतियां खरीदता है और 25% की छूट पर बेचता है। वह खुदरा विक्रेता 10% की छूट पर 50 प्रतियां खरीदता है, तो उसका छूट कितना होगा, आराम से बता सकते हो, आराम से बता सकते हो, आसान क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आओ। 7 वर्ष के लिए 27% प्रति वर्ष की दर पर 21,950 रुपए पर साधारण ब्याज के तहत मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो आसान है ये तो। देखो आपको मैं बताऊं, एसआई बराबर क्या होता है, एसआई बराबर होता है पी आर टी परसेंट, यही तो होता है, यानी प्रिंसिपल अमाउंट का RT%। अगर मैं इसको बताऊं तो एसआई जो हो जाएगा वो आपका RT% हो जाएगा और जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो होता है 100%। यानी अगर मैं अमाउंट की बात करूं दोस्तों, तो वो कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे भैया 100% आपकी अमाउंट हो जाएगी और प्लस RT% हो जाएगी आपकी एसआई, ये अमाउंट होगी। भाई अमाउंट बराबर एसआई प्लस प्रिंसिपल अमाउंट ही तो होता है। तो आप डायरेक्ट इसको निकाल दीजिए, क्वेश्चन पे आओ, अब आप क्वेश्चन पे आओ। ये हो जाएगा आपका अमाउंट बराबर 100%, तो ये हो गया आपका, और RT% कितना हो जाएगा, 27×7 प्लस हो जाएगा 27×7। तो 27×7 कितना हो जाएगा, बोलो 27×7 कितने होते हैं, 27×7 189 होते हैं। तो 189 इसमें ऐड कर दो, यानी कि 289% हो जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट का अमाउंट। अमाउंट जो हो जाएगा वो 289%। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितनी दी हुई है आपको, ये दी हुई है, इसका 289% आप निकाल दीजिए। इसका 289%, जीरो से जीरो कट जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 2 बार जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 5 चौक 20, 5 पंजे 5×3 = 15 हो जाएगा और 5×9 = 45 हो जाएगा। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करिए, 339 की मल्टीप्लाई 200 अगर 89 से करता हूँ तो मेरे पास जो आएगा ना आंसर, ये आएगा मेरे पास 1,26,871 और इसको मुझे 2 से डिवाइड करना, तो क्या आंसर आएगा बताओ, 2×6 = 12 हो जाएगा, 2×3 = 6 हो जाएगा, 2×4 = 8 हो जाएगा और बचेगा कितना, 2×3 = 6 हो जाएगा और 2×5 = 10 और 2×5 = 10 हो जाएगा, यानी कि 63,435 आंसर आ जाएगा, 63,435.5। ठीक है जी, आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपके 27 पर।
ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए प्रति वर्ष 20% की दर से एक राशि को 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है। यदि प्राप्त ब्याज 2464 है तो मूलधन कितना होगा? चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रही है, 20% की बात हो रही है और 2 वर्ष की बात हो रही है। अगर 20% की बात है तो 2 वर्ष की बात है तो दोस्तों 20% 2 वर्ष कितना हो जाएगा? आप मुझे बताएंगे। भैया आप इसमें सक्सेसिव लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? सक्सेसिव। 20% की तो बात है और 2 साल की बात है तो 20% का 2 साल के लिए क्या हो जाएगा? सक्सेसिव। यानी 20 प्लस 20 हो जाएगा, क्योंकि एसआई जो सीआई जो होता है दोस्तों वो सक्सेसिव होता है, यानी कि एक साल 20% तो अगले साल भी 20%, तो सक्सेसिव लगा दीजिए। या आप सक्सेसिव, देखो मैं दोनों तरीके से बता देता हूँ आपको इसको, जिससे आपको कंफ्यूज ना हो। मैं आपको यहाँ पे रेशियो से बता सकता हूँ, ठीक है, मैं आपको रेशियो से भी बता सकता हूँ और मैं आपको यहाँ पे सक्सेसिव से भी बता दूँ, ठीक है जी। तो सक्सेसिव से आप एक बार देख लो, 2 वर्ष की बात है और 20% ब्याज की बात है, तो कैसे करेंगे? ये हो जाएगा 20 प्लस 20 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 20 400, 400/100, 400/100 ये आपका सक्सेसिव का फॉर्मूला। तो आपके पास 44% आ जाएगा, यानी 44% आपका ब्याज हो जाएगा। और इसने बोला प्राप्त ब्याज जो है वो 2400 कितना है? 2464 है, यानी 2464 जो हो जाएगा आपका दोस्तों, 2464 जो आपका हो जाएगा वो 44% की वैल्यू हो जाएगी, 2464 हो जाएगा, ठीक है जी। देखो 44 पंजे कितना होता है? 44 पंजे कितना होता है? 4 पंजे 20 होता है और 4 पंजे 20 यानी कि 222 होता है। 220 तो 44 पंजे हो जाएगा 220, यानी 1% की वैल्यू निकालनी ना मुझे। ये सिंपल सी मैं क्या काम करूंगा, यहाँ से 11 से डिवाइड कर दो इसको, 11 से डिवाइड कर दूंगा तो 4% की वैल्यू निकल जाएगी। तो 4% की वैल्यू निकालो, 11 से डिवाइड करो, 11 दूनी 22 हो जाएगा, 11 दूनी 22, 11 चौक 44 हो जाएगा, ठीक है जी। अब मुझे बताओ मुझे क्या निकालना? मुझे निकालना है 100% की वैल्यू। तो इसकी मल्टीप्लाई 25 से करूंगा, 4 की मल्टीप्लाई 25 से कर दूंगा तो इसकी मल्टीप्लाई भी 25 से, 25 चौका 100 हो जाएगा और 25 दूनी 50, 50 और 60 का 0 हो जाएगा और 25 दूनी 50, 50 और 6 कितना हो जाएगा? 56, यानी ये हो जाएगा 5600। तो 5600 आपके पास आ जाएगा दोस्तों सीपी, ये हो जाएगा आपका सीपी, सॉरी सीपी कह रहे प्रिंसिपल अमाउंट, मूलधन पूछा ना। अगर आप इसको सक्सेसिव का करना चाहते हो, अगर आप इसको सक्सेसिव से रेशियो से करना चाहते हो तो कैसे करोगे? पहले साल 20% है तो 5 से कितना हुआ होगा? 6 हुआ होगा, अगले साल 5 से 6 हुआ होगा, तो दोस्तों आपको 25 से कितना हो गया? 2500 हो गया 36। तो कितने परसेंट का ब्याज मिला दोस्तों? 11 का। 11 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है? 11 की वैल्यू दी हुई है कितनी? 11 की जो वैल्यू दी हुई है वो 2400 कितनी दी हुई है? 2464। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक की वैल्यू हो जाएगी 11, ये कितनी हो जाएगी? देखो 11 दूनी 22 हो जाएगा और 11 दूनी 22 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और ये कितना हो जाएगा? 11 चौक 44 हो जाएगा। अब मुझे 25 यूनिट की वैल्यू चाहिए क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 25 है, तो 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5600 आंसर आ जाएगा, 5600 आंसर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका कौन सा है? प्रश्न नंबर आपका है 28 नंबर, ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से एक बार समझेंगे। आपको दिया हुआ है A/B बराबर C/D बराबर E/F बराबर आपको दिया हुआ 2/3, यानी अगर मैं अलग अलग कंपेयर करता हूं ना दोस्तों, अगर अलग अलग कंपेयर करता हूं तो E बराबर C बराबर E बराबर हो जाएगा 2x, मान लिया मैंने। अगर B बराबर D बराबर F बराबर करता हूं तो ये हो जाएगा 3x, ठीक है। मैंने अलग अलग वैल्यू मानी। आपको क्या दिया हुआ है? आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको बताना, आपको जो वैल्यू बतानी वो बतानी 2a² माइनस 3c² प्लस 4e² अपॉन, अपॉन कितना हो जाएगा? 2b² माइनस 3d² और प्लस हो जाएगा आपका 4f²। अब आप देखो यहाँ पे, आप मुझे बताएंगे दोस्तों, यहाँ पे आप मुझे एक बात बताएंगे, क्या आप मुझे ये बात बताएंगे? देखो ए की वैल्यू सी की वैल्यू और ई की वैल्यू समान है, ए की वैल्यू सी की वैल्यू ई की वैल्यू बराबर है, यानी कि अगर मैं इसके ए की वैल्यू रखूंगा तो 2x² आएगा, यहाँ पे रखूंगा तो इसका भी 2x² आएगा, ये भी 2x² आएगा, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो 2 की पावर 2 दूनी 4, 4x² माइनस ये हो जाएगा 3 × 4x²। अब इसी तरीके से सारा आ जाएगा। तो अगर मैं ऐसे ना करके दोस्तों डायरेक्ट में क्या ले लेता हूँ? कॉमन ले लेता हूँ, क्योंकि बराबर ही है, तो मेरे पास आ जाएगा 2 - 3 प्लस के 4,
और अपॉन हो जाएगा कितना 2 माइनस 3 प्लस के 4 और ऊपर से क्या कॉमन आएगा, ऊपर से आएगा 4x² और नीचे आएगा 3 3 9x²। समझ में आ गई बात। और ये मेरा कट जाएगा और x² से x² कट जाएगा तो आंसर आएगा 4:9। 4:9 आंसर आ जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन। ठीक है जी, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 29। प्रश्न नंबर 29 है और साझेदारी का प्रश्न है, आपको अच्छे से समझना है और आप इसको अच्छे से कर भी सकते हो। हाँ जी, ध्यान से समझो क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या हुआ है दोस्तों, एक साझेदारी में x पूंजी का 1/6 हिस्सा 1/6 समय के लिए निवेश करता है। बाई पूंजी का 1/3 हिस्सा 1/3 समय के लिए निवेश करता है। ठीक है, करता है, ये नहीं है। और आपको दिया हुआ है जेड पूरे समय के लिए शेष पूंजी निवेश करता है पूरे समय के लिए। ठीक है, यदि वर्ष के अंत में अर्जित लाभ 23,000 है तो बाई का हिस्सा बताना क्या हो। अच्छा क्वेश्चन है और देखो कॉन्स्टेबल का क्वेश्चन है। आप बोलते हो ना कि भैया एसआई के करा रहे हो, कांस्टेबल के नहीं करा रहे हो। भाई कांस्टेबल के क्वेश्चन एसआई से भी अच्छे आते हैं। तो मैं आपको मतलब कंपैरेटिवली कुछ क्वेश्चन कांस्टेबल से के जो होते हैं वो एसआई से भी अच्छे आते हैं, तो इसलिए मैं मिक्स प्रैक्टिस चला रहा हूँ आपको। एसएससी जीडी के लिए भी और कांस्टेबल के लिए भी और यूपीएसआई के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, तीनों के लिए। देखो क्वेश्चन कौन सा है आपका 29। देखो ध्यान से समझिए, अगर ये 1/6 हिस्सा है और एक हिस्सा 1/3 है तो आप क्या करोगे, इसका एलसीएम ले लो। इसका एलसीएम लूंगा कितना हो जाएगा, 6 एलसीएम हो जाएगा, यानी मैं 6 यूनिट मान लेता हूँ मेरे पास टोटल क्या है, 6 यूनिट मान लेता हूँ मेरे पास टोटल इन्वेस्टमेंट है। समझ में आ गई बात। अगर समय की बात करता हूँ तो समय भी 1/6 है दोस्तों, समय भी 1/6 है। अगर समय की बात करता हूँ तो ये 1/6 समय है और फिर बाद में 1/3 है, तो मैं इसका भी एलसीएम ले लेता हूँ। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम भी 6 यूनिट हो जाएगा। समझ में आ गई बात, इसका एलसीएम भी 6 यूनिट हो जाएगा, ये हो जाएगा टाइम। अब देखो पहला व्यक्ति क्या है, ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। ये है एक्स, ये है बाई और ये है दोस्तों जेड। इसने बोला है पहले व्यक्ति ने कि पूरी पूंजी का 1/6 हिस्सा, पूरी पूंजी कितनी है 6 है, पूरी पूंजी कितनी है 6 है, उसका 1/6 हिस्सा कितना हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। मल्टीप्लाई, मुझे तो प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट क्या करूंगा, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम कर दूंगा। उसने बोला 1/6 समय के लिए, समय कितना है 6 है, 6 का 1/6 कितना हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा, तो 1 गुणा तो 1 हो गया। ठीक है, आगे चलो। इसने बोला बाई, बाई क्या करता है 1/3, तो इसका 1/3 हिस्सा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बचेगा कितना, समय कितना है 1/3, तो इसका 1/3 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, ये इसका प्रॉफिट आ गया। उसके बाद अगर मैं जेड की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, जेड की। जेड की बात करो, जेड कैसा है, जेड ने बोला कि शेष राशि, उसने बोला जेड पूरे समय के लिए शेष राशि, शेष राशि कितनी है, देखो एक यहाँ पे यूज होगी, दो यहाँ पे होगी, 3, और टोटल कितनी है 6 है, तो कितनी बची 3 बची। और पूरे समय के लिए ध्यान से समझना, समय कितना है यहाँ पे तुम्हें ध्यान से समझना है, समय कितना है टोटल 6 है, तो 6 समय के लिए पूरा निवेश करता है, तो इनके प्रॉफिट का रेशो आ गया, ये इनके प्रॉफिट का रेशो आ जाएगा दोस्तों। तो रेशो निकाल देंगे, 1 अनुपात कितना हो जाएगा 4 अनुपात कितना हो जाएगा 3 6 18 हो जाएगा। ठीक है जी, इसको मैं अगर ऐड करता हूँ तो मेरे पास कितना आएगा 23 यूनिट आएगा, और 23 यूनिट की जो वैल्यू मुझे दे रखी है वो दे रखी है दोस्तों कितना 23,000। आपको क्या बताना है, आपको बताना है बाई का मान, बाई का मान है 4 यूनिट, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, 4 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 4,000। ठीक है जी, आंसर हो जाएगा आपका 4,000, ये बाई का मान हो जाएगा, बाई का। तो आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है, बात आगे समझ में, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका है 30। प्रश्न नंबर 30 आपका है 600 645 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 21:22 है। मिश्रण में कितना दूध मिलाया जाना चाहिए ताकि अनुपात 3:2 हो जाए। देखो अगर मैं दोस्तों आपको एक बात बताऊं, अगर मैं कंपैरिजन करने लगूँ ना 2021 यूपीएसआई के मैथ्स का, जो 2021 में यूपीएसआई का मैथ आया था, और 2024 में 60,244 वाली जो वैकेंसी थी उसमें जो मैथ का लेवल आया था, तो उसमें आपको लगभग लगभग सिमिलैरिटी दिखाने को मिलेगी, यानी क्वेश्चन का लेवल सेम देखने को मिलेगा। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि 2024 में जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, 2021 में जो आपका मैथ का एग्जाम, मैथ का सेगमेंट आया था यूपीएसआई में,
उससे थोड़ा सा ऊपर ही मान के चलो आप। 2024 में अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे, जो री एग्जाम आपका हुआ था। देखो ध्यान से समझो, आपको बोला गया है कि 645 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 21:22 दिया हुआ है। मिश्रण में कितना दूध मिलाया जाए, अनुपात कितना दिया हुआ है, 21 अनुपात कितना है, 21:22 दिया हुआ है। ठीक है जी। आपसे बोला गया कि अब जो हमें चाहिए वो चाहिए 3:2। आप मुझे बताओ, इसने बोला है कि भैया क्या मिलाना, इसमें मिलाना क्या है, दूध मिलाना चाहिए। कितना दूध मिलाया जाना चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका मिल्क और ये हो जाएगा आपका वाटर। तो आप मुझे बताओ दोस्तों, अगर उसने मिल्क मिलाया तो जो वाटर है उसका रेशियो तो सेम होना चाहिए। तो वाटर को आप सेम कर दो, तो मल्टीप्लाई इसकी कर दो तुम 11 से, और इसकी मल्टीप्लाई किसी से मत करो, ठीक है। 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये रेशियो चेंज हो जाएगा, और ये रेशियो चेंज होके कितना आ जाएगा, ये रेशियो चेंज होके आ जाएगा भैया 11 से 33, और ये हो जाएगा 22। यानी वाटर हमारा सेम हो गया और पानी में दूध हमने मिलाया। तो कितना दूध मिलाया आप बोलोगे, भैया आप बोलोगे कि आपने मिलाया 12 यूनिट दूध। इस 12 यूनिट की ही वैल्यू हमें बतानी, और टोटल मेरे पास कितना है, ये टोटल कितना है बोलो 43। यानी 43 यूनिट की वैल्यू मेरे पास दी हुई है कितनी, 645। तो मुझे 12 यूनिट का मान निकालना, 12 यूनिट किसका मान निकालना, 12 यूनिट का। तो 12 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 12 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 43 से डिवाइड करो, 43 कम 43 हो जाएगा। तो 43 कम 43, और इसको अगर मैं डिवाइड करता हूं तो कितना बचेगा बोलो, आपके पास बचेगा कितना, 215 बचेगा। तो 5 बार चला जाएगा, 43 मतलब 43 पंजे कितने होते हैं, 215। तो 12 से इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 12 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 180 आएगा। 180 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में भी चेक कर सकते थे 12 का मल्टीपल, तो आंसर आ जाएगा 180। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 31वां क्वेश्चन। आज थोड़ी सी क्लास बड़ी हो सकती है दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन आपको, मैंने आपको बहुत सारी चीज बीच में बताई है ना। 13 संख्याओं का औसत 80 है, पहली 5 संख्याओं का औसत कितना है, 74.5 है, और अगली 5 संख्याओं का औसत कितना है, 82.5 है। 11वीं संख्या 12वीं संख्या से 6 अधिक है, 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 6 कम है। अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आपको मैंने कराए भी हैं, और ये क्वेश्चन भी आप आसानी से सीख सकते हो। कैसे सीखोगे, देखो 13 संख्याओं का औसत कितना है, 80 है। तो 13 अट्ठे 104 होते हैं। यानी अगर मैं टोटल बात करता हूँ तो 1040 हो जाएगा। ये टोटल सम हो जाएगा मेरे पास, कितनी संख्याओं का हो जाएगा, 13 संख्याओं का हो जाएगा। ये 13 संख्याओं का टोटल हो जाएगा सम, 13 नंबर्स का सम हो जाएगा। उसके बाद इसने बोला है कि पहली 5 संख्याओं का औसत कितना है, 74 है। तो 74.5 है, कितनी संख्याओं का, 5 संख्याओं का। पहली 5 संख्याओं का, तो पहली 5 संख्याओं का योग करो आप। इसको अगर मैं योग करता हूँ तो कितना आएगा बोलो, देखो 5 पंजे 25 का 5 हो जाएगा, 5 चौक 20 और 2 आपका हो जाएगा 22, और 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 सत्ते 35, 35 और कितना हो जाएगा, 35 और 2 37 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 5 संख्याओं का सम। ये सम हो जाएगा आपका 5 संख्याओं का, पहली 5 संख्याओं का सम। उसके बाद आप, इसने क्या बोला, अब इसने बोला कि अगली जो आगे की 5 संख्याएं हैं उसका सम कितना है, ये 82.5 है। तो आगे की जो 5 संख्याएं हैं दोस्तों, उनका सम भी निकालो आप। 5 पंजे 25 का 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 2 12 हो जाएगा, और 5 अट्ठे 40, 40 और 1 हो जाएगा आपका 41। ठीक है जी, ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई बोलो, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब आप निकालो इसका योग। अगर आप इसको योग करोगे तो योग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 और 2 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8 आपके पास, और ये हो जाएगा आपके पास 7, यानी कि 785, यानी कि 785 आपके पास 10 संख्याओं का योग आ गया। तो आप इसमें से माइनस कर दो, तो बची हुई आपके पास 3 संख्या जो रह जाएंगी उनका सम बचेगा। तो बची हुई 3 संख्याएं आपकी कौन कौन सी, 11वीं संख्या, कौन कौन सी दोस्तों, एक तो 11वीं आपके पास बची, एक आपके पास बची 12वीं संख्या, और एक आपके पास बची 13वीं संख्या। ठीक है, और इनका सम कितना हो जाएगा, इनका सम हो जाएगा 1400, सॉरी 1040 माइनस 785। अब आप इसमें से 1040 में से क्या करोगे, 1040 में से आप माइनस कर दीजिए, 785, तो आपके पास आंसर आएगा 255। यानी 255 आपके पास ये आ जाएगा, 255, 225 नहीं 255, 255 बचेगा। अब आपके पास 13वीं 12वीं और जो संख्या है 11 12 और 13, वो उनका योग हो जाएगा 255। अब आपको संख्या कैसे दी हुई है ये समझेंगे। आपको बोला गया है 11वीं संख्या 12वीं संख्या से 6 अधिक है,
12वीं संख्या 13वीं संख्या से 6 कम है। मैं 13वीं संख्या को देखो यह मान लेता हूँ 11वीं, यह मान लेता हूँ 12वीं, यह मान लेता हूँ 13वीं। मैं 13वीं संख्या को मान लेता हूँ x प्लस के 6। ठीक है जी। इसने बोला है जो 13वीं संख्या से 6 कम है, 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 6 कम है, तो 12वीं संख्या कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। 6 कम है ना। और इसने बोला 11वीं संख्या 12वीं संख्या से 6 अधिक, तो 11वीं संख्या x प्लस की 6 हो जाएगी। ये बात आपको समझ में आ गई, बोलो समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अगर मैं, हाँ ठीक है ना, ये 11वीं संख्या 12वीं संख्या से 6 अधिक है तो 6 अधिक हो गई। और इसने बोला है कि 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 6 कम है, तो 13वीं से, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसानी से आप इसको समझ पाओगे। ये हो जाएगा टोटल, मेरे पास कितना हो जाएगा 3x प्लस के 12 और बराबर मेरे पास हो जाएगा दोस्तों 255। आप माइनस करेंगे 12 को, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, ये बचेगा 3, ये बचेगा 4, ये बचेगा 2। तो x की वैल्यू जो आपके पास आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 3 और 81 आ जाएगी, यानी कि आपके पास x की वैल्यू 81 आ गई। आपसे क्या पूछा गया, 11वीं और 13वीं संख्या का औसत। 11वीं संख्या कितनी है, 11वीं संख्या है x प्लस के 6, 13वीं संख्या है x प्लस के 6। समझ में आ गई। दोनों संख्याओं का योग करो, दोनों संख्याओं का योग करोगे तो कितना हो जाएगा, 81 और 6 कितना हो जाएगा, 81 और 6 कितना हो जाएगा 87, यानी 87 प्लस 87 हो जाएगा। और 87 प्लस 87 बराबर 2/2 कितना हो जाएगा, 87 ही तुम्हारा आंसर आ जाएगा। 87 आपका सही उत्तर हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है जी। अगले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर आपका है 32। ए एक कार्य को 110 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 165 दिनों में कर सकता है, साथ में कार्य करते हुए भी उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, कर सकते हो आराम से आप इस क्वेश्चन को। आगे चलते हैं। मैं क्वेश्चन आपको थोड़े से घर के लिए इसलिए दे रहा हूँ कि क्योंकि आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे तो आपको ही बेनिफिट है। आपको बोला गया है पाइप ए एक टैंक को 843 मिनट में भर सकता है, पाइप बी उसी टैंक को 1686 सेकंड में भर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा। तो आप बोलो, देखो एक पाइप कितने में भर सकता है, 843 में, बी जो है वो कितने में भर सकता है, 1686 में। इसका एलसीएम ले लो, 1686 एलसीएम हो जाएगा। मैं इसको डिवाइड करूंगा किससे, इसको डिवाइड करूंगा, ये आ जाएगा मेरे पास 2, ये आ जाएगा 1, तो इनकी क्षमता आएगी 2 और 1। और इसको आप क्या करोगे, अब इसको आप डिवाइड कर दो 3 से, क्योंकि 3 क्षमता हो जाएगी। 3 से डिवाइड करोगे, 3 पंजे 15, 3 छः 18, 3 दूनी 6, यानी कि 562 आपके पास आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 34 है। दो पाइप ये आसानी से कर सकते हो, ऐसा ही है, पाइप वाला क्वेश्चन है, आसानी से कर सकते हो। दो पाइप 217 711 और 1185 में भर सकते हैं, और एक पाइप रिसाव, चलो बता देता हूँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। ठीक है जी। देखो आपको बोला गया है दो पाइप है 711 मिनट में, एक पाइप 711 मिनट में और एक पाइप 1185 मिनट में। ये ए है मान लीजिए, और ये है आपके पास बी, ये भर सकते हैं। और टैंक में एक रिसाव है, रिसाव पाइप भी है। जब तीनों पाइप खोले जाते हैं तो टैंक इतने मिनट में भरा जाता है। मान लीजिए टैंक में जो रिसाव है वो मान लीजिए सी है, तो अगर टैंक ये भरा जाता है तो दोस्तों कितने मिनट में भर सकता है, ये हो जाएगा 43 इतने में। ठीक है। आपको बोला गया है रिसाव पाइप द्वारा टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। यानी यहाँ से पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद आपको जो सी है, सी उसका रिसाव निकल के आएगा, मतलब माइनस में आएगी वैल्यू। तो आप इसको क्या करेंगे, आप इसको लेंगे एलसीएम। अगर आप इसका एलसीएम लेते हो, देखो आप अगर इसका एलसीएम लेते हो दोस्तों, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई किससे करता हूँ, 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा। और 4 से मल्टीप्लाई करके अगर मैं 711 से डिवाइड करूँ तो ये भी मेरे पास सही आ जाएगा आंसर। अगर 8 से मल्टीप्लाई करूँ, देखो एक बात समझो यहाँ पे आप, एक बात आप यहाँ पे समझो, देखो आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे दोस्तों, एलसीएम। एलसीएम अगर आप लोगे तो कैसे एलसीएम लोगे, देखो ध्यान से समझो। यहाँ पे आप एलसीएम लोगे कितना, यहाँ पे आप एलसीएम लोगे दोस्तों, यहाँ पे आप एलसीएम लोगे, आप एलसीएम ले सकते हो, कितना एलसीएम लोगे, इसका मल्टीपल देखो, अगर मैं इसके 4 गुने से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये इसके मल्टीपल में आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है, ये 711 ही है, कुछ और तो नहीं है।
ये 700 ही 11 है, एक बार आप ध्यान से समझेंगे। एलसीएम लो आप, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम इसका क्या आ जाएगा, आप इसका एलसीएम लो एक बार। मुझे बताएगा कोई इसका एलसीएम क्या आएगा? थोड़ा सा दिमाग में क्वेश्चन नहीं आ पा रहा, तो आप मुझे बताएंगे कि इसका एलसीएम क्या होगा। 11 की अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 11 × 4 = 44 हो जाएगा। और अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो चलो अगर समझ में नहीं आ रहा तो एक काम करो, आप एलसीएम लो इसका। ये एक ऐसी संख्या, देखो मैं इसका एलसीएम मान लेता हूँ 17, 7000, ये मान लेता हूँ एलसीएम, तो इससे 10 बार कट जाएगा, ये तो कंफर्म है। लेकिन ये इससे भी कट जाएगा दोस्तों, ये इससे कितनी बार कटेगा, 6 बार कटेगा, पूरे पूरे 6 बार। और इससे अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ 447 से, तो कितनी बार कट जाएगा, 15 × 4 = 60 हो जाएंगे, 15 × 7 = 105, 15 × 4 = 60, तो 15 बार कट जाएगा इससे, तो सिंपल आ गया एलसीएम यार, हम तो वैसे ही घबरा रहे थे इससे। एलसीएम का ही खेल था इसमें, और कुछ नहीं था। देखो एक बात समझो आप यहाँ पे, ए की क्षमता कितनी है और बी की क्षमता कितनी है, ए की क्षमता है 10, बी की क्षमता है 16, तो सी की क्षमता क्या होगी जो आंसर 15 आएगा, तो इसकी क्षमता होगी -1, -1 इसकी क्षमता होगी दोस्तों। और क्योंकि 17 इसको -1 से डिवाइड करूंगा, तो आंसर में भी अगर मैं एक बार देख लेता तो ऑप्शन में भी, तो भी आंसर हो जाता, ठीक है। थोड़ा हो जाता है कभी कभी, दिमाग काम नहीं कर पाता है ना, ठंड वैसे हो रही है, कोई बात नहीं। 35 नंबर क्वेश्चन का हो, एक आदमी 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए एक पुल को 15 मिनट में पार कर देता, पुल की लंबाई बतानी। सिंपल है, पुल की लंबाई बतानी है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा को पहले मीटर पर सेकंड में चेंज करो पहले आप। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो 15/18 से तुम्हें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब क्योंकि ये हो जाएगी स्पीड, और स्पीड की मल्टीप्लाई टाइम से करोगे, टाइम भी आपको सेकंड में चेंज करनी पड़ेगी, तो 15 × 60 करना पड़ेगा। तो 9 दूनी 18 हो गए, 2 से डिवाइड करूंगा 3 आ जाएगा, 30 बार हो जाएगा। और 15 15 कितने होते हैं, 15 पंजे होते हैं 75, 75 तिया कितने होते हैं, 75 तिया होते हैं 250, तो 225, यानी कि आंसर हो जाएगा 2250। सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आसान है, अब तो क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं है। 1500 मीटर की दौड़ में, ये क्वेश्चन अच्छा है, 1500 मीटर की दौड़ में यदि ए बी को 100 मीटर से परास्त कर देता है, ठीक है, देखो मान लो ये 1500 मीटर की दौड़ है। अब आप मुझे बताओ, जब दौड़ होती है तो सबको टाइम जो होता है वो सेम अलॉट होता है। भाई 6 मिनट की अगर तुम्हारी, जैसे मान लो तुम्हारी 24 मिनट 28 मिनट की रेस है, तो 28 मिनट तुम्हें भी दी जाएगी, किसी दूसरे को भी दी जाएगी, यानी कि पूरे के पूरे बैच को 28 मिनट टाइम दिया जाएगा। तो अगर टाइम क्या होगा, अगर टाइम समान समय होगा, यानी कि समय क्या होगा आपका कांस्टेंट होगा, तो जो आपकी स्पीड होगी ना, वो आपकी डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल हो जाएगी। भाई एक आध बात आप मुझे बताओ, जो चाल है आपकी, चाल चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय होता है। अगर समय आपका समान हो जाएगा तो चाल किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, समय की, सॉरी दूरी के। तो आप मुझे बताओ 1500 मीटर की रेस है, ए ने बी को 100 मीटर से क्या कर दिया, परास्त कर दिया, तो यानी कि अगर अगर ए ने यहाँ पे बी होगा और ए यहाँ पे हो जाएगा, तो ए और बी का जो रेशियो आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, ए और बी का रेशियो हो जाएगा स्पीड का रेशियो, क्योंकि डिस्टेंस के रेशियो के बराबर हो जाएगा, तो डिस्टेंस का रेशियो तो हो जाएगा 1500। और इसने कितनी दूरी तय करी, 100 कम करी, तो इसने 1400 तय करी होगी, ये हो गया। और इसने बोला कि बी सी को 150 मीटर से क्रॉस कर देता है, तो बी और सी में आओ, अब आप बी और सी में आओ, तो बी 1500 मीटर चलता होगा, तो 150 मीटर से क्रॉस कर दिया, यानी कि ये 3500 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ये समझ में आ गई। अब आप इसका रेशियो निकाल दो, स्पीड का रेशियो निकालोगे, ये हो जाएगा 14:15, और ये 10 से 10 कर जाएगा, ये 15 हो जाएगा 10 आपके पास, और ये 15 हो जाएगा आपके पास कितना, 15 9 135 हो जाएगा, ठीक है जी। अब देखो 14 की वैल्यू यहाँ पे तो 10 है, और यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे है 10 आपके पास, यहाँ पे है 14, तो आप क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो हमें क्या करना है, बी बराबर करना है, तो आप यहाँ पे करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे करेंगे 7 से मल्टीप्लाई। देखो अब 15 पंजे कितने हो जाएंगे, 75 हो जाएंगे, और ये कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9 7 63। आपसे क्या पूछा गया, ए सी को कितनी दूरी से परास्त करेगा, तो ध्यान से समझेंगे, ए और सी का रेशियो निकाल दो। ए अगर 75 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो सी 63 की करता है, तो 75 को 1500 बनाना है तुम्हें। 75 को 1500 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, भाई 75 को 1500 अगर आप बनाओगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 20 से, सिंपल है।
20 से आप इसकी मल्टीप्लाई कर दो, तो 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1500 हो जाएगा। तो 20 से इधर भी तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 20 से इधर भी तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो कितना हो जाएगा 6 दूनी, यानी कि ये हो जाएगा आपका 1260। और 1260 दूरी तय करी इसने 1500 करी, तो 240 दूरी से हरा दिया होगा। समझ में आ गई बात? चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 37 है। क्या ये क्वेश्चन मैं आपको घर से दे दूं? 3-4 क्वेश्चन है, क्योंकि आपकी क्लास थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, है ना, तो आप इसको घर से कर सकते हो आसानी से। क्वेश्चन देखो, 800 मीटर की ट्रेन है और 100 इतने किलोमीटर में चलती है, एक सुरंग को पार करती है सेकंड में, तो सुरंग की लंबाई बतानी है, तो सुरंग की लंबाई और अपनी लंबाई तय करती होगी, ये भी आसान है। 90 मीटर की चाल से चल रही 700 मीटर, ये भी आसान है क्वेश्चन है, सुरंग की लंबाई तय करनी है इसमें भी। यदि यदि धारा के विपरीत दिशा में चलती हुई नाव 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गति की, धारा की गति क्या है यदि धारा की दिशा में नाव की गति की विपरीत दिशा में चलती हुई 50% अधिक है, ये भी आसान क्वेश्चन है भाई। पुलिस में आया हुआ ये भी आसान क्वेश्चन है, ये भी कर सकते हो आप। अगला क्वेश्चन कैसा है? अगला क्वेश्चन है, एक मित्र समूह में 8 सदस्य हैं जो एक दूसरे को कार्ड भेजकर दीपावली के लिए की शुभकामनाएं देती हैं। इस समूह द्वारा इस प्रयोजन के लिए कितने ग्रीटिंग कार्ड का उपयोग होगा, ये आपको बताना है, तो आप बता सकते हो। मतलब आसान क्वेश्चन है ये आगे के आपके, आप इसको कर सकते हो। अगर नहीं कर पाओगे तो मैं इन तीनों क्वेश्चन का, ये जो 4 क्वेश्चन है, मैं इनका आंसर आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि क्लास थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी और आप उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा पाओगे फिर, ठीक है जी। तो कितने क्वेश्चन हुए आपके? आपके क्वेश्चन कितने हुए 40 में से? आप जरूर कमेंट करके बताना कैसी लगी क्लास आपको, एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा? अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो आपको जरूर कमेंट करके बताना, और वीडियो को जरूर लाइक करना है, ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आपको होमवर्क का काम जरूर करके आना है, ठीक है जी।